जैसे आप बहुत बड़े कृष्ण भक्त हो, तो आपको कृष्ण भगवान की फिलॉसफी और अपनी टीचिंग के इस लाइन में कैसे उनकी टीचिंग्स आपको काम आई? कृष्ण भगवान इज अ वर्ल्ड वाइड टीचर। उन्होंने लाइफ के हर पैरामीटर पे आपको कोई ना कोई टीचिंग्स दी है। आज के टाइम पे स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम आती है अपना करेक्ट मेंटर चूज करने में। मेरे तजुर्बों से एक पे गौर कर, ए मेरे रकीब, 2-4 साल उम्र में तुझसे बड़ा हूं मैं। एक बात ध्यान रखना, बहुत बार कोई चीज आप चाह रहे हो बार बार नहीं हो रही है, तो ये तो मान के चलो कि लाइफ में इससे कुछ बहुत बड़ा बहुत अच्छा होने वाला है। तो कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम से कैसे डील करें और फोकस एक जगह कैसे टिकाए रखें? अगेन, मेडिटेशन का मतलब आंखें बंद करके ध्यान करना नहीं होता। मेडिटेशन का मतलब है आप एक जगह स्थिर रहो। मैं सीए करूं कि मैं एमबीए करूं, इज दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट? यस, बट इज दिस अर्जेंट? नो। तो जब आप अनस्टॉपेबल बन जाते हो, जब आप फियरलेस बन जाते हो, जब आपको खुद की कंपनी में मजा आना शुरू हो जाता है, लिविंग द बेस्ट पार्ट ऑफ योर लाइफ। आपका स्टूडेंट लाइफ में बनाया हुआ डिसिप्लिन, गोल, फोकस, खुद का पर्सपेक्टिव, यही तो वो उम्र है जहां पे आपका एटीट्यूड फॉर्म होता है। आप यहाँ पे बहुत इगोइस्टिक एटीट्यूड फॉर्म करके बाद में बोलता हूं मैं बिजनेस गेन कर लूंगा, नहीं। पेरेंट्स क्या हो रहे हैं, ट्रस्ट में तो लेके आ रहे हैं बच्चों को, फ्रैंक बन के, कूल बन के, उनके जैसे कपड़े पहन के पार्टी में जाके, लेकिन उसके बाद जो एक राइट पाथ है वो नहीं बता पा रहे। बहुत सारे बच्चों को ना फियर ऑफ फेलियर हो जाता है, तो उसके ऊपर आपका क्या टेक? ये एक कॉमन प्रॉब्लम है। आपने कुछ नया स्टार्ट करा, बहुत एनर्जी लगाई, पूरा अपना फाइनेंसेस, अपना हार्डवर्क, फोकस सब डाल दिया, एंड एट द एंड आपको रिजल्ट नहीं मिला। हेलो सर, कैसे हो आप? ऑल गुड, तुम कैसे हो? मैं भी अच्छी हूँ। सर, आपने गुरुकुल फॉर्च्यूनर स्टार्ट कैसे करी? और मैंने तो ये सुना है कि आपने जस्ट 18 इयर्स की एज में स्टार्ट करी थी, तो फिर आपको क्या क्या चैलेंजेस आए? गुरुकुल एट द एज ऑफ 18, मैंने रिसेंटली अपना 12th क्लियर किया था, तो मैं अपनी सीए की तैयारी कर रहा था। मैं अपनी सीयूईटी के एग्ज़ाम्स की भी तैयारी कर रहा था, जो उस समय सीईटी होती थी, तो पढ़ाई का काफ़ी साथ पढ़ाई में था। और जब मैंने सीए पढ़ना शुरू करा, तो जो टीचिंग इंस्टिंक्ट था, पढ़ाने का, समझाने का तरीका, तो वहीं पे क्लास में मैं किसी को, मतलब टीचर से पढ़ने के बाद कुछ बच्चे मेरे पास आते थे समझने के लिए, और दे लव द स्टाइल। और जो टीचिंग के अंदर जो टीचर को रिस्पेक्ट मिल रही थी, जो बच्चों के साथ बैठ के जो मज़ा आता था, तो वहीं से फिर इस करियर की शुरू हुई। एट द एज ऑफ 18 हमने एक स्मॉल अपने घर में ही कोचिंग स्टार्ट करी। उस समय मोहब्बतें मूवी आई थी, सो आई वॉज वेरी मच इंस्पायर्ड बाय अमिताभ बच्चन, नॉट बाय शाहरुख खान। परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन, तो ये 3 चीज़ें मुझे अच्छी लगी थी। और एक काफ़ी डिलेमा भी था कि अगर एक सिस्टमेटिक अप्रोच पढ़ानी है तो आपको कुछ ना कुछ सिस्टम्स बनाने पड़ेंगे। उसी से फिर कोचिंग की शुरुआत करी, और चलते चलते आज अप्रॉक्स 18 ईयर्स हो गए हैं कोचिंग को चलते चलते। बहुत छोटा था, मेरे और मेरे स्टूडेंट की एज में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहा करता था, तो बहुत इन्जॉयफुल जर्नी रही बच्चों के साथ। सर, जैसे आप बहुत बड़े कृष्ण भक्त हो, तो आपको कृष्ण भगवान की फिलॉसफी और अपनी टीचिंग के इस लाइन में कैसे उनकी टीचिंग्स आपको काम आई? देखो, कृष्ण भगवान इज अगर अपन बात करें तो वर्ल्ड वाइड टीचर। उन्होंने लाइफ के हर पैरामीटर पे आपको कोई ना कोई टीचिंग्स दी है। तो अगर आप कृष्ण भक्ति और कृष्ण की अनुभूति से अगर आप टीचिंग्स लेना चाहते हो, तो एन नंबर, मतलब सबसे पहले अगर अपन खुद की बात करें तो जो उन्होंने गीता के अंदर आपको बता के रखा है कि कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तो वहीं से टीचिंग्स की शुरुआत होती है कि जब आप अपना कर्म कर रहे हो और बिना फल की इच्छा, मतलब आपको फोकस करना है सिर्फ अपने कर्म पे, तो टीचिंग कृष्ण भगवान की अलग अलग टीचिंग्स। जैसे अगर एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल दूं तो मैं बच्चों को बहुत बार समझाता हूं कि कृष्ण भगवान को रणछोड़ बोला जाता है, तो वो रण छोड़ के भाग गए थे। तो मैं बच्चों को ये भी समझाता हूँ कि हर क्वेश्चन पे बिल्कुल जी जान लगाना है, बट कभी कभी कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो एग्जामिनर आपको घुमाने के लिए पूछता है, तो आपको किसी किसी क्वेश्चन को छोड़ के नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाना भी एक स्ट्रेटजी है। तो कृष्ण भगवान ने ये भी सिखाया है बहुत सारी जगह पे कि विद्या ग्रहण कैसी की जाए। उन्होंने 64 दिनों में अपनी पूरी विद्या समाप्त कर ली थी। 64, मतलब 16 कलाओं के वो पूरे निपुण हो चुके थे। तो कृष्ण भक्ति तो हमेशा ही काम आती है। आप स्टूडेंट्स के साथ ना काफ़ी स्ट्रिक्ट रहे हो टू कीप देम डिसिप्लिन्ड, पर उसके बाद भी आप एक बैलेंस क्रिएट करते हो और एक बॉन्ड भी क्रिएट करते हो उनके साथ, तो आप ये मेंटेन कैसे रखते हो? सबसे पहले तो जो वर्ड है स्ट्रिक्ट नहीं, मैं स्टूडेंट्स के साथ डिसिप्लिन रहा हूँ। डिसिप्लिन विथ रिस्पेक्ट टू, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम कहीं पे बात करें, जैसे कि आप भी थे, तो फर्स्ट इज टाइम। अगर एक बच्चा टाइमली अपनी क्लास पर नहीं पहुंच पा रहा है या उस पर रेगुलर लेट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं उसकी स्टडी का लॉस कम है, बट उसकी पर्सनैलिटी का लॉस ज़्यादा है। अगर मैं बात करूं तो, सो यू आर नॉट जस्ट टीचिंग द सब्जेक्ट,
यू आर क्रिएटिंग एंड क्राफ्टिंग अ पर्सनैलिटी। तो जब आप पर्सनैलिटी क्राफ्ट करनी है तो सबसे पहले आपको उसको डिसिप्लिन सिखाना पड़ेगा, स्ट्रिक्टनेस नहीं, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब है आज आपकी कभी $1 मिलियन मीटिंग है, अब अगर आप उस समय से लेट आ रहे हो और आपको लग रहा है लेट आना कोई बड़ी बात नहीं होती, कोई रॉन्ग थिंग नहीं है, तो आपकी जब $1 मिलियन मीटिंग भी होगी आप वहां पे भी एक लेट और एक कैजुअल एटीट्यूड करोगे। अगर आप अपने टेस्ट के लिए या आपके टारगेट्स के लिए, आपके विजन के लिए अभी से फोकस नहीं बना रहे हो, तो ये आपका जो लेथार्जिक पना है वो आज नहीं, आपके बिजनेस के लिए रहेगा। तो कल से अगर आप अपना फैमिली बिजनेस भी ज्वाइन करते हो और एक बड़ी मीटिंग हो गई या कोई बड़े टारगेट हो गए, तो क्योंकि आप इस समय टारगेट सेट नहीं कर पाए, उन टारगेट को फॉलो नहीं कर पाए, तो आप वहां भी फॉलो नहीं कर पाओगे। तो इट्स नॉट अबाउट कोचिंग स्ट्रिक्टनेस, इट्स अबाउट क्रिएटिंग अ पर्सनैलिटी। जब आप वो पर्सनैलिटी के अंदर बच्चे को 1 दिन 2 दिन 3 दिन नॉक करके उस पर्सनैलिटी में ढाल देते हो, तो आपका आधा वॉर तो यूं ही जीत जाते हैं। जो बच्चा अगर टाइम पे आ रहा है, टाइमली टेस्ट दे रहा है और एक सिस्टमेटिक फोकस है, वो भी कहीं ना कहीं अडाप्ट करने की कोशिश करता है कि नहीं यहाँ पे मुझे चेंज होना पड़ेगा, चेंज इज द मोस्ट कांस्टेंट थिंग। तो आप वो जो चेंज ले आते हो बच्चे की पर्सनैलिटी में, आधा गेम इसलिए जीत गए। अब वो बच्चा मुझसे जितना पढ़ रहा है उतना ही खुद भी पढ़ रहा है। तो जब वो खुद पढ़ने लग जाएगा, उसका विजन सेट हो गया, उसका गोल सेट हो गया, सबसे ऊपर वो डिसिप्लिन हो गया। और उसके बाद ऐसा नहीं कि डिसिप्लिन का मतलब उसको सिर्फ चिल्ला के, आपको एक मोटिवेट उसको कैसे करना है, थ्रू योर ओन बिहेवियर, थ्रू द चेंज इन हिज पर्सनैलिटी। तो वहां से जो मोटिवेशन आता है वो स्ट्रॉन्गेस्ट मोटिवेशन आता है। सर आपने जस्ट एट द एज ऑफ 18 गुरुकुल फॉर्चूनेट स्टार्ट करी थी, तो ये बहुत ही ज़्यादा यंग एज हो गई। तो आपको क्या क्या चैलेंजेस आए, क्योंकि आप बहुत नेव थे और एट द सेम टाइम एज अ टीचर बहुत लोग ऐसे सोचते होंगे कि मतलब बहुत यंग एज है तो किस तरीके की टीचिंग होगी, एक्सपीरियंस भी बहुत कम है। देखो आज अगर प्रेजेंट टाइम में कोई 18 ईयर का पर्सन कोई कुछ कर रहा है तो टुडे इज़ वेरी कॉमन थिंग, क्योंकि आजकल कंसेप्ट ऑफ जूनियर कॉलेज और हम यूएस फिलोसफी को फॉलो कर रहे हैं, तो हर कोई वर्किंग हार्ड। मैंने जब शुरू करा, मतलब बैक इन अप्रॉक्स 2007 की अगर बात करूं, तो तब इतनी अर्ली स्टेज में कुछ भी स्टार्ट करना वॉज नॉट द फैशन। सो वी वर आउट ऑफ फैशन। उस समय क्या था कि इस समय आप एजुकेशन लो, चीज़ों को लो। अच्छा उस समय यूट्यूब इतना नहीं था, नेट ही नहीं था इंडिया में, तो नॉलेज को पाना और फिर नॉलेज को डिलीवर करना एक टफ थिंग थी। सबसे बड़ा चैलेंज तो यही था कि हम खुद की पढ़ाई कर रहे थे, मतलब देयर वाज अ 15 आवर्स शेड्यूल कि हम सीए की पढ़ाई कर रहे थे, मैं और मेरी सिस्टर। हम अपनी सीईटी की पढ़ाई कर रहे थे, कॉलेज की पढ़ाई कर रहे थे, उसके साथ 4 to 5 आवर्स कोचिंग को दे रहे थे। तो सबसे बड़ा टाइम मैनेजमेंट, मतलब जैसे एक लेबर वर्क करता है ना, मॉर्निंग 6:45 पे सीए की कोचिंग जाना, फिर कॉलेज जाना, फिर आर्टिकलशिप, और शाम को आके पूरे एग्जॉस्ट होके उन बच्चों को पढ़ाना विद अ स्माइल, विथ ऑल योर एनर्जी। अच्छा आपके पास पीछे कोई टैग, कोई ब्रांड नेम नहीं है, आप ये प्रोसेस थी कि आप कुछ क्रिएट करने वाले हो। तो वो जो पैशन था और वो जो बच्चे सामने दिखते थे, तो पता नहीं कि वो स्ट्रेस नहीं, वो स्ट्रेस बस्टर थे। तो एक तो टाइम मैनेजमेंट और अपना करियर की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एक बहुत बड़ा चैलेंज था। दूसरा बहुत बड़ा चैलेंज था, मैं बताना चाहूँगा, जिससे मैं कम से कम 10-12 साल तक परेशान होता रहा, वो था जो हमने रेंट का हाउस लेके रखा था। तो वो रेंट हर जगह जब हमारे बच्चे बढ़ते थे तो लोग हमको बोलते थे यू हैव टू वेकेट द हाउस। भाई आपने फैमिली के लिए जगह ली है तो आपको वो हाउस वैकेट करना पड़ता था, क्योंकि आपके बच्चे आ रहे हैं, गाड़ी पार्किंग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो मैंने करीबन इन अ पीरियड ऑफ जो इनिशियल 5 to 7 ईयर्स थे, कम से कम हमने 6 to 7 हाउस कहते चेंज करे। अच्छा मैं इतना छोटा था तो भी जाके नए रेंट की बात करना, रेंट एग्रीमेंट करना, डायनामिक्स समझना कि कितनी फीस आएगी, तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज था। तीसरा चैलेंज था कि हर पेरेंट आके सर आपने क्या पढ़ा हुआ है, आपकी क्या क्वालिफिकेशन है, तो वह बताने के लिए कुछ नहीं होता था। वहाँ पे सिर्फ एक ही बात होती थी बताने के लिए कि आप पहले बच्चे को 2 से 3 दिन भेज के देखो, इफ़ ही इज सेटिस्फाइड देन ओनली आप ज्वाइन कराना। और वो 2 से 3 दिन नहीं, थ्रू आउट द ईयर आपको ऐसा परफॉर्म करना पड़ता था कि आपका नेचर, आपका एजुकेशन वे, जिस प्रकार से आप पढ़ रहे हो, टीचिंग वे, आपकी बाकी सब चीज़ों को ढक दे। क्योंकि उस समय मेरे पास क्वालिफिकेशन नहीं थी। राइट नाउ हम डॉक्टर हैं, पीएचडी होल्डर हैं और बहुत सारी चीज़ें, नेट क्वालिफाइड है, ये तो चीज़ें अचीव कर ली हैं। अभी फिर भी कंपेरेटिवली कम क्वेश्चन आते हैं। उस समय तो बहुत नेव थे, तो जो हमारे साथ डीलिंग करने वाले बच्चों के पेरेंट्स होते थे वो हमसे एज में काफ़ी बड़े रहते थे, तो उनको कन्विंस करना, बच्चे को कन्विंस रखना, खुश रखना, ये सब एक पार्ट था जो एक बड़ा चैलेंज था उस समय का। ये तो 18 ईयर्स पहले की बात हो गई, तो उस टाइम पे एजुकेशन सिस्टम अलग होता था और आज अलग है। तो क्या चेंजेस है, क्या चेंजेस आए टाइम होते होते,
और क्या चेंजेस आपके हिसाब से होने चाहिए एजुकेशन सिस्टम में? चेंजेस तो बहुत सारे आए हैं। टू बी वेरी फ्रैंक, मैं जब इस इंडस्ट्री में घुसा था तो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट मैंने देखा था कि टीचर, अगर एक राइट टीचर है जो कि बच्चों के साथ फ्रेंड भी है, फिलोसोफर भी है, उसको गाइड भी कर रहा है, उसको हेल्प भी कर रहा है, तो नॉर्मली स्टूडेंट्स टीच देयर टीचर एज गुरु, एस भगवान। मतलब जब मैं भी अपने टीचर को, बिल्कुल सर ने बोल दिया ना, इफ सर इज सेइंग ही इज डूइंग समथिंग राइट, तो बहुत रिस्पेक्ट और बहुत ट्रस्ट और ब्लाइंड फेथ मिला करता था। और नो डाउट अब आज के जो चेंजेस आए हैं, पहला चेंज, सबसे बड़ा चेंज है द सोशल मीडिया एंड द यूट्यूब, जहाँ पे आपको सिर्फ नॉलेज डिलीवर करना इज नॉट इम्पॉर्टेंट। नॉलेज बहुत सही तरीके से डिलीवर करना, उस बच्चे को मोटिवेटेड रखना, उसके साथ रहना, उसकी पर्सनल प्रॉब्लम को सॉल्व करना, ये सब भी इंपॉर्टेंट हो गया। एजुकेशन सिस्टम पहले काफ़ी डायरेक्ट रहा करता था कि क्वेश्चंस पता है एनसीईआरटी से ही आएंगे, क्वेश्चंस पता है कि जो नॉर्मल स्टैंडर्ड क्वेश्चन है वैसे ही आएंगे। अब पैटर्न्स हैव चेंज ड्रास्टिकली, सब चीज़ें अप्लाइड हो गई हैं, एमसीक्यू बेस्ड हो गया है। तो अब इन डेप्थ जाके हर एक चीज़ समझानी पड़ती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट अगर मैं एजुकेशन सिस्टम की बात करूं तो कहीं ना कहीं वो बच्चों को भी ओवरऑल सोचने पे मजबूर कर रहा है। पहले क्या होता था, आप अगर बच्चे को पढ़ा दे रहे हो, कुछ क्वेश्चन कर लिए, उसको पता है मैंने सेट ऑफ क्वेश्चंस कर लिए तो इट विल वर्क। अब आपके पास नॉट द सेट ऑफ क्वेश्चंस, नाउ द यूनिवर्स इज नॉलेज, मतलब कहीं से भी क्वेश्चन आएगा, कैसा भी क्वेश्चन आएगा, आपको अप्लाइड करना पड़ेगा। दिस इज व्हाट चेंजेस इन द एजुकेशन सिस्टम। एक जो चेंज एजुकेशन सिस्टम में बहुत सारे पॉजिटिव तो ये आए ही आए कि उन्होंने नॉलेज को एक्सपांड कर दिया है, अप्लाइड कर दिया है, और कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत स्ट्रेस को कम करने की भी कोशिश करी है बच्चों की। बट कुछ एजुकेशन सिस्टम्स के अंदर जो गुरुकुल सिस्टम है, गुरुकुल प्रथा है, जहाँ पे वो भी बहुत सारे स्कूलों में आ रहा है, मतलब जहाँ पे आप योगा, स्पिरिचुअल, मेंटल हेल्थ पे बात करो, देयर आर लॉट मेनी स्कूल्स जो इस पे आप लेके आए हैं। बीच का एक फेज था, अगर मैं बात करूँ 2012 से 18 वाला, जब मैं स्पिरिचुअलिटी, मेंटल टर्मोइल, इन सब की बात करता था, बट एक होल्ड लगी हुई थी रैंक में और परसेंटेज में। तो उस केस में तो एजुकेशन सिस्टम पॉजिटिव ही ग्रो हुआ है बच्चों को डेवलपमेंट के लिए। सर, आप कृष्ण भगवान की टीचिंग्स फ्रॉम भगवद गीता को कैसे कनेक्ट करते हो फॉर स्टूडेंट्स, एट द सेम टाइम नॉट ओनली भगवद गीता, जो रामायण और महाभारत में जो भी लेसन्स है, उन सब से पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को क्या क्या सीखना चाहिए? सबसे पहला तो मैं कॉल स्टूडेंट्स को नहीं लूँगा, पेरेंट्स के लिए लूँगा, क्योंकि दिस इज़ द प्रॉब्लम विच इज़ बीइंग फेस्ड बाय मैनी ऑफ माई कलीग्स ऑल्सो, टीचर्स ऑल्सो। और नो डाउट थोड़ा सा मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड रहता हूँ, तो मैं हमेशा पेरेंट्स को, बहुत सारे पेरेंट्स को पीटीएम में बोलता हूँ कि अगर आपने इतना सब कुछ पढ़ा हुआ है तो डोंट बी अ धृतराष्ट्र। आजकल सो सॉरी ऑन दिस पॉडकास्ट, 70% पेरेंट्स आर धृतराष्ट्र। मतलब वो अपने, अच्छा क्योंकि सबके पास 1 और 2 चाइल्ड है, तो बच्चों की गलतियों को ढकना, नज़रअंदाज करना, ये एक कॉमन प्रॉब्लम हो गई है। मैं नहीं बोल रहा हूँ पेरेंटिंग गलत है, बट कहीं ना कहीं हम जिन भी पेरेंट्स को देखते हैं दे एक्सेप्ट, मतलब लाइक धृतराष्ट्र, कि हाँ वो गलत है, लेकिन हम क्या करें। एक तो ये वाला पार्ट हो रहा है, इससे जो नेक्स्ट जनरेशन आने वाली है उसके लिए बहुत बड़ा फियर है। रीज़न बीइंग, आप अभी तो छोटी 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 गलतियों को विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू डिसिप्लिन, आजकल बच्चे इतनी चीज़ों से एक्सपोज हो गए हैं। इवन बहुत छोटी एज के बच्चे, 8-9 की बैच के बच्चे बहुत सारी चीज़ें कंज्यूम कर रहे हैं जो उनको नहीं करनी चाहिए, इनडिसिप्लिन्ड है। पेरेंट्स की मुंह पे बहुत बार, पेरेंट्स टीचर किसी की भी इंसल्ट कर देते हैं, बहुत बार सोशल नॉर्म्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं, ग्रैंड पेरेंट्स की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। मैं सिर्फ टीचिंग कल्चर के बारे में नहीं बता रहा हूँ, ओवरऑल इन सब चीज़ों को एक्सेप्ट करते करते हम एक पहाड़ बना रहे हैं, जो वो बच्चा जब बाद में आपके सामने बैठ के आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, तो एक क्वेश्चन है। जब मैं वो कृष्ण भगवान का वो सीन देखता हूँ, वासुदेव मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या करूँ, मेरा पुत्र दुर्योधन, तो मैक्सिमम पेरेंट्स ही, हम क्या करें सर, हमारी मानता नहीं है, आ नहीं रहा है, इसको ये डाउट है लेकिन ये चीज़ कर नहीं रहा है। तो वो जो मजबूरी है वो पारिवारिक नहीं होकर अब आने वाले टाइम पे सामाजिक हो जाएगी, क्योंकि हर बच्चा ऐसे बढ़ रहा है। सेकंड, ईगो एक इतना बढ़ गया है। रीज़न बीइंग, आज जिस एज में मैं हूँ, बच्चों के पेरेंट्स हैं, हमको किसी चीज़ में अपनी गलती हुई उसको मानने में प्रॉब्लम नहीं होती। एक बच्चे को अपनी मिस्टेक रियलाइज़ होने के बाद भी एक्सेप्ट करने में इतना टाइम लग जा रहा है, मतलब उसको अपने अंदर जो खड़ा हुआ अहम है उसको वो तोड़ना ही नहीं चाह रहा है। तो अच्छा, हो सकता है बिकॉज हम फाइनेंशियली इतने आगे बढ़ रहे हैं, चीज़ें आगे बढ़ रही हैं
और पीयर प्रेशर है, इसका एक रीज़न ये। सेकंड, अगर हम इवन अगर रामायण सा लें तो मैं तो एक ही बात बोलता हूँ, अगर आप राम बनोगे तो आपको कृष्ण ऐसी लाइफ जरूर मिलेगी। तो अगर आप रिस्पेक्टफुल, मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ किसी भी चीज़ को आप ब्लंटली फॉलो कर लो, बट एक चरित्र निर्माण, कैरेक्टर फॉर्मेशन इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, जिस पे वर्क कंपेरेटिवली कम हो रहा है। देर आर मैनी टाइम्स जिसमें एज अ टीचर हमको भी, एज अ पेरेंट्स को भी बच्चों से फ्रेंडशिप करनी पड़ती है, उनकी प्रॉब्लम्स जानने के लिए, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। बट फ्रेंडशिप का मतलब कहीं भी ये नहीं होता कि आप उनकी गलतियों को, और बहुत बार ऐसा वाह वाह, मैं सॉरी टू कोट दिस थिंग कि देर आर सम पेरेंट्स का बच्चा क्या बताता है कि आज मैंने ये चीज़ ऐसा करके आया, तो देर आर सम हम तो ऐसा किया करते थे, बीइंग फ्रैंक बनने के चक्कर में। अब आप उसने बताया कि आज मैं गाड़ी 80 की स्पीड पर ड्राइव करके आया, और कोई फादर ऐसा बोल रहा है नहीं बेटा हम तो ऐसा भी किया करते थे, तो आप उसको सेकेंड डे एक्सीडेंट के लिए प्रमोट कर रहे हो। तो यहाँ पे एज अ फ्रेंड रहना बहुत ज़रूरी है। बोले वेरी गुड, ये अच्छा काम, ये तो चीज़ है, लेकिन इससे ये फ्लॉज आ सकते हैं, इन चीज़ों को थोड़ा देख के चलें। तो वहाँ पे पेरेंटिंग, एक स्ट्रॉन्ग पेरेंटिंग की बहुत ज़रूरत है। बच्चों को सर्वस्व समर्पण, जो अर्जुन का कृष्ण के प्रति था, जो कृष्ण भगवान का अपने गुरु के प्रति था, इवन अगर भीष्म पितामह का अपने पिता के प्रति था, आजकल आप ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं देखोगे आउट देयर, नॉट फॉर टीचर्स बट फॉर पेरेंट्स और एनीवन, जिसमें उनका सर्वस्व समर्पण हो, एक ब्लाइंड फेथ। और सर्वस्व समर्पण से ज़्यादा एक कंसेप्ट आ गया, मुझे सब पता है, मुझे सब आता है, एंड वॉट आई एम डूइंग इज राइट। तो जो ओपन ईयर्स होते हैं, गीता भी अर्जुन को तब सुनाई गई जब अर्जुन बो डाउन हुआ, हे माधव मैं अंधकार में फंस चुका हूँ, आप मुझे बताएं, मुझे उजाले की तरफ लेके जाएं। तो जब तक आप वो बो डाउन नहीं होगे तब तक नॉलेज विल नॉट फ्लो। पानी का गिलास तभी भरेगा जब आप किसी नल के नीचे आओगे, अगर आप उसके ऊपर होगे और बोलोगे मैं भरा हुआ हूँ, तो आप कभी उससे ज्ञान नहीं ले सकते। इसलिए इस एज में इवन पुराने लोग हैं जिनको आज हमको कभी भी कोई नॉलेज की जरूरत पड़ती है, हम बिल्कुल, जो गुरु शिष्य परंपरा है, मुझे भी कहीं से नॉलेज लेना है तो मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूँ, हम इनसे सीखने जा रहे हैं। दिस इज अवर टीचर, दिस इज अवर मेंटर, ही विल टीच अस। तो अगर ऐसी मानसिकता के साथ कोई बच्चा जाएगा तो वो बहुत आगे पहुंच जाएगा। दूसरा, अगर आप रामायण के थ्रू भी लें तो नॉलेज का अहंकार रावण को बहुत था, अब वहाँ से सीखे। उसका खुद का सेल्फ ईगो, इफ अगर कोई डिटेल में रामायण को फॉलो करता हो तो हर बार उसको बताया गया कि ही इज द गॉड, राम इज गॉड, ये इतने पावरफुल भी हैं। उसको उनके खुद की ईगो में उन्होंने सिर्फ खुद का नाश नहीं किया, पूरे कुल का नाश किया। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो मैं एक ही बात बोलूंगा बच्चों को कि आप जितने लाइट रहेंगे, जितने कूल रहेंगे, उतना कूल रहने का मतलब मैं सामाजिक टर्म में नहीं, कूल मतलब अपने आप से कूल। अगर आपने अपने मन में बहुत सारे पहाड़ नहीं बना के रखे, ईगो नहीं बना के रखे, यू आर ओपन टू टॉक, आप एक बर्ड की तरह है कि आप उड़ना चाहते हैं आराम से, सबको साथ लेके, आपके मन में कोई नेगेटिव थॉट्स नहीं है, आप पॉजिटिविटी क्रिएट करना चाहते हैं, तो आपका ओवरऑल ऑरा पॉजिटिव रहेगा। एक बहुत कॉमन चीज़ लोग बोलते हैं कृष्ण जी की स्माइल, तो कृष्ण जी की स्माइल उसी के चेहरे पे आ सकती है जो चिंताओं को, ऐसा नहीं कृष्ण भगवान की लाइफ में कोई चिंताएं नहीं थी या कोई प्रॉब्लम्स नहीं थी, लेकिन जो खुद को बहुत लाइट रखे, जस्ट लाइक अ फीदर, तो ऐसा लाइट करेगा तो उतर जाएगा, चाहे इस युग से चाहे दूसरे युग से। सर, अर्जुन के पास कृष्ण भगवान थे एज हिज गाइड, एंड उन्होंने उन्हें मोटिवेट किया टू डू हिज कर्मा। बट आज के टाइम पे स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम आती है, मतलब अपना करेक्ट मेंटर चूज़ करने में। एट द सेम टाइम उनको बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट भी आता है कि वो खुद को कैसे मोटिवेट रखे अपना कर्म करने के लिए। तो फिर इस चीज़ पे आप क्या कहना चाहते हैं? देखो यहाँ पे दो क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आज के युग के जो कृष्ण हैं वो आपको किसी एक पर्सन में नहीं मिलेंगे, आप अलग अलग फील्ड में अलग अलग कृष्ण चूज करते हो, डिपेंड्स आपकी किससे। आजकल के जो लोग करते हैं वो किसकी आपसे जेलिंग अप हो रही है, बट नॉट जेलिंग अप। एक कंसेप्ट ये भी होता है कि जिसके प्रति, जो अर्जुन था वो माधव, जब यूज़ करते थे वर्ड माधव, मतलब वो बोलते थे मैं सर्वस्व समर्पण हूँ, मैंने आपको सौंप दिया है। तो आप अलग अलग फील्ड में वो लोग जो आपके लिए बिना किसी खुद के बेनिफिट के आपको आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनका मन साफ है, वो उस फील्ड के आपके लिए कृष्ण हो सकते हैं। डिपेंड्स कि आप कोई पढ़ाई में कृष्ण ढूंढ रहे हो कि यार मैं किसको मेंटर मानूं जो मुझे 11th 12th में गाइड कर दे, मैं किसको मेंटर मानूं जो मैं कोई स्टार्टअप कर रहा हूँ
तो उस स्टार्टअप में मुझे सपोर्ट करे, मैं किसको मेंटर मानूं जो मुझे मैं एक लाइफ के एक फेज पे हूँ. लोग, देयर आर पीपल एट 28-30s जो एक अलग प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, फैमिली इश्यूज हो गए, पर्सनल इश्यूज हो गए. तो हर स्टेज पे आपको अलग अलग कृष्ण आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. वो गाइडिंग सोर्स कहीं ना कहीं सबसे पहले तो अगर आपको लगता है वो आपके फ्रेंड्स, आपके बहुत बार नियर वंस के आसपास ही होता है, जो लोग खुद एक अच्छा पार्ट कर चुके हैं, एक अच्छी लाइफ जी चुके हैं. सेकंड ये भी है कि जिन्होंने थोड़ा बहुत, बोलते ना कि मेरे तजुर्बों से पे गौर कर, ए मेरे रकीब 2-4 साल उम्र में तुझसे बड़ा हूँ मैं. तो मैं ये चीज़ हमेशा बच्चों को बोलता हूँ कि चाहे वो पेरेंट्स हों, चाहे वो टीचर्स हों, चाहे वो कोई एल्डर ब्रदर हों, कहीं ना कहीं वो आपसे 2-4 साल ज़्यादा जी चुके हैं. तो उनके पास वो एक्सपीरियंस है. जिस रोड पे आप गाड़ी चला रहे हो ना, स्पीड में 120 की स्पीड में, तो चलाई हमने भी थी, बट उस पर गड्ढे कहाँ पे हैं, क्योंकि हम गिर चुके हैं, हमें पता है कि यहाँ पे ब्रेक मारने की ज़रूरत है. तो उनसे वो सीखना चाहिए. आपकी लाइफ में जो गीता लिख के गए उनके अलग अलग वर्जन्स बने, तो जिसको उस चीज़ के महत्व समझ में आ जाए अलग अलग लाइन में, कि भगवान ने हमसे बोला है कि मैं मतलब पहले अपने अहम को ख़त्म कर. आप अपना अहम ख़त्म करोगे, आप चीज़ों को ऑर्गेनाइज करोगे, आपको अपने अंदर ही एक कृष्ण आत्मा दिखेगी कि वहाँ से आपको गाइडिंग सोर्स मिलेगा. लेकिन इसके लिए सबसे पहले एस्पायरेशंस होना कोई गलत बात नहीं है. एस्पायरेशंस को अलाइन करना, ग्रुप करना, और फिर डेडिकेटेड पाथ चूज करना, तो वहाँ से आपको आपके कृष्ण मिलते रहेंगे. और कृष्ण भगवान की जितनी भी, मैं सिर्फ कृष्ण भगवान को पढ़ने के लिए या उनको देखने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन अगर आप थोड़ा बहुत जो लोग उनसे कनेक्टेड है, जो उनकी बातें करते हैं, हर जगह से कोई ना कोई मैसेज भगवान आज की डेट में आपको दे देते हैं. वेन एवर सीक फॉर हिम. एक छोटी सी स्टोरी है, लंबा हो जाएगी क्वेश्चन का आंसर, कि जब शाम का टाइम था, यशोदा मैया के साथ कुछ नदी थी, नहीं जमुना नदी, वहाँ पे सारे दिए तैर रहे थे. तो कुछ दिए थे जो कहते हैं कृष्ण भगवान ने संभाल रहे थे. तो यशोदा मैया ने बोला कि कृष्ण, तू ऐसे दियों को संभालने की कोशिश कर रहा है, ये दिए नदी में डूबेंगी आके. बोले मैंने सारे दियों को संभालने का ठेका नहीं लिया है, जो दिए मेरे पास आ रहे हैं, जो मुझसे सीख कर रहे हैं गाइडेंस, उनको तो मैं संभालूंगा. तो यहाँ पे कृष्ण भगवान ने एक संदेश देने की कोशिश करी है कि वेन एवर यू सीक फॉर सम नॉलेज, फॉर सम गाइडेंस, आई विल बी देयर, बट आपको वो सीख करना पड़ेगा. ठीक है, तो वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है. सर, निष्काम कर्मा क्या होता है एक स्टूडेंट लाइफ में? निष्काम कर्म का पहले मतलब समझे तो फल की इच्छा किए बिना करा हुआ कांस्टेंट कंसिस्टेंट कर्म इस निष्काम कर्म. ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं स्टूडेंट लाइफ पे भी फोकस करूँ, तो आप जो भी पढ़ाई कर रहे हो, अगर सिर्फ रिजल्ट, कितने परसेंटेज आ रहे हैं, कितने नंबर आ रहे हैं इस क्लास में, तो ये निष्काम नहीं सकाम कर्म हो गया, क्योंकि आप रिजल्ट को देख के कर्म कर रहे हो. गेटिंग इट? अब यहाँ पे सबसे बड़ा जो गीता का मेन प्रॉब्लम था, क्वेश्चन था, यही था, इसी बात पे, कि अगर मैं फल की इच्छा नहीं करूँगा, अगर मैं परसेंटेज का टारगेट सेट नहीं करूँगा, या मुझे लाइफ में कितने रुपए कमाने में उस विजन को सेट नहीं करूँगा, मुझे सीए बनना है, मैं वो टारगेट सेट नहीं करूँगा, तो मैं कर्म ही क्यों करूँगा? तो कृष्ण भगवान ने बहुत क्लियरली समझाया है कि टारगेट सेट करना इज नॉट प्रॉब्लम. टारगेट तो सेट करना पड़ेगा, आपको आगे बढ़ना है तो, बट उस टारगेट पे फोकस करना कर्म की जगह, ये रॉन्ग है. आपका फोकस होना चाहिए कर्म करने पे. आपकी अगर एक स्टूडेंट लाइफ में निष्काम कर्म की बात करें, तो हमारे पुराने, अगर अपन स्पिरिचुअल लाइफ की बात करें, पुराने ग्रंथों की बात करें, तो हर एज का एक कर्म होता है. तो स्टूडेंट लाइफ में आप जो पढ़ाई कर रहे हैं, आप जो ज्ञान अर्जन कर रहे हैं, आप जो अलग अलग फील्ड्स फेयर्स के नॉलेज ले रहे हैं, ये आपका निहित कर्म भी है और धर्म भी है. अब एक स्टूडेंट बोलता है कि मैं ये पढ़ाई क्यों कर रहा हूँ, अब कर्म है, इस समय आपको पढ़ना है. रीजन बीइंग, अभी आपका काम नहीं है, मेरे को बिजनेस करना है, ये टाइम ही आपका. इस समय अगर आप जितना अच्छा ज्ञान अर्जन की बात करें, अभी छावा मूवी रिलीज हुई, तो हमने बात करी कि उन्होंने 18 लैंग्वेज सीख ली थी 12 साल की उम्र में. तो उस समय वो लैंग्वेज सीखना, ताकि अलग अलग लोगों से बात कर सके, कोऑर्डिनेट कर सके, और आपकी लैंग्वेज कोई ना समझ पाए. तो इस उम्र में सबसे पहले निष्काम कर्म का मतलब है आपका टारगेट आप सेट रखो, बट जब आप पढ़ रहे हो तो सिर्फ रिजल्ट ओरिएंटेड ना पढ़ो, नॉलेज ओरिएंटेड बनो. जहाँ की बात करें, काबिल बनो, कामयाबी झक मार के पीछे आएगी. तो अगर आप काबिलियत पे वर्क कर रहे हो, मैं एक कंसेप्ट पे बहुत वर्क करता हूँ, काइजन है द जापानीज कंसेप्ट. अगर आप बात करेंगे तो वहाँ पे कीप्स ऑन इम्प्रूवमेंट, मतलब
जापान, इंडिया और जापान में ये फ़र्क है, बहुत अच्छी बात है ये कि हमारे यहाँ पे अगर कोई 60-70 ईयर्स का ओल्ड पर्सन है और 30 ईयर्स वाले पर्सन की अगर फाइट हो रही है, वेदर एक्चुअल फाइट और अ नॉलेज फाइट, तो 30 ईयर्स पर्सन विल बीट दैट 60 ईयर एक में। इफ यू गो टू जापान, वहाँ पे कोई 60 ईयर्स का ओल्ड पर्सन है, 70 ईयर्स का ओल्ड पर्सन है और एक 30 ईयर्स का पर्सन है, इफ दे फाइट, वो 70 ईयर्स वाला पर्सन यूँ उठा के फेंक देगा उसको। अब यहाँ पे चेंज क्या है, यहाँ पे बहुत बड़ा चेंज है पूरी इंडियन सोसाइटी के लिए। वी आर नॉट वर्किंग ऑन काइजन। हमको लगता है हमने 30-35-40 साल तक एक वर्क कर लिया, सीख लिया, अब लाइफ रेस्ट है। नो, टू कीप्स ऑन गेटिंग द बेस्ट वर्जन, द अपडेटेड वर्जन ऑफ योर सेल्फ। आज एक सॉफ्टवेयर भी अपडेट मांगता है, तो वाई डोंट यू आर गेटिंग अपडेटेड विद द न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू लर्निंग। तो स्टूडेंट लाइफ में न्यू लर्निंग एंड द लर्निंग विच इज रिलेटेड टू देयर दिस फेस ऑफ लाइफ। स्टूडेंट को अपनी उम्र से आगे बढ़ना है। जो पहले बच्चे फर्स्ट ईयर में करते थे, उसको आज 8th में करना है, नॉट इन 12th ऑल्सो। उसको आज 8th में करना है, चाहे वो विद टर्म्स ऑफ गाड़ियाँ घुमाना हो गया, इन टर्म्स ऑफ गर्लफ्रेंड बनाना हो गया, एंड ऑल दिस। तो ये थोड़ा सा उन्होंने बहुत प्रेडिशियस कर लिया है, मतलब टाइम से पहले। आप समय से पहले कोई भी चीज़ करोगे, वो चीज़ आपको हानि ही पहुंचाएगी, ये आप तय मान के चलिए। पहले इवन अगर मैं बात करूं, तो पहले हर चीज़ का एक क्रेज़ हुआ करता था। आजकल उस क्रेज़ का जो मज़ा रहता था वही ख़त्म कर दिया है। चीज़ों को ईजी एडेप्टेबिलिटी दे के बाय पेरेंट्स और समटाइम्स कुछ चीज़ों को लेके बाय स्टूडेंट्स। तो अच्छा, एक और बात है, लॉन्ग रन में हर कर्मा विल कम बैक टू यू, चाहे वो आपने कोई 8th या 9th क्लास में करी भी नादानी क्यों ना हो। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हम बहुत छोटी उम्र में बहुत बड़ी बड़ी गलतियाँ कर जाते हैं, और वो जब बाद में हिटबैक होती है कि वाई आई एम हियर, तो आप उस लाइफ को वो प्रिडिटरमाइन ही नहीं कर पाते हो कि दिस इज समथिंग विच आई हैव डन रॉन्ग। सो यहाँ पे बच्चों को भी सीखना चाहिए कि वॉट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम देयर एज, दे टू डू दैट थिंग। उससे कुछ अच्छा कर रहे हैं, करें, लेकिन बुरे पे ना जाए। और सबसे बात है, सोशल प्रेशर में ना आए। लॉट मैनी स्टूडेंट्स आउट देयर सोशल प्रेशर में इस उम्र में सब घूमते। इवन मैं तो बोलता हूँ पेरेंट्स, मेरे कुछ कजन्स हैं, तो उसकी मदर आके बोल रही थी सब फ्रेंड्स घूमते हैं, ये घूमता ही नहीं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ घूमना इज अ रॉन्ग थिंग, बट घूमता नहीं है मतलब पेरेंट्स तक सोशल प्रेशर में है कि यार हमारा बच्चा अगर मूव आउट नहीं करेगा, कूल नहीं बनेगा, तो कैसे आगे बढ़ेगा। इट्स नॉट। अगर मैं खुद के बारे में बात करूं तो आई वॉज वन ऑफ द डम स्टूडेंट ऑफ माई क्लास। इफ़ यू आस्क एनी वन फ्रॉम द चौथराम बैच 2006-07, तो हितेश बिल्कुल नॉर्मल स्टूडेंट। आपको पता ही नहीं है वो आपकी जो अंदर का, अपने अंदर आपके अंदर एक संघर्ष और तूफान जो चल रहा है, और आपके अंदर जो एक बड़े आइडियाज़ है, उसको हमेशा बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप उसको सकारात्मक शक्ति से लगाओ, उसको चैनलाइज करो, तो जो आपके अंदर का साइक्लोन है वो कहीं ना कहीं एक बार बड़ा वॉल्केनो बनेगा, पॉजिटिव वॉल्केनो, और बहुत सारी चीज़ें कम आउट लेके निकलेगा। तो सोशल प्रेशर से बचें, सबसे इंपॉर्टेंट तो है। और निष्काम कर्म मतलब व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू। इफ दिस इज स्टडी, देन डू द स्टडी। इफ देयर इज सम रिस्पेक्ट दैट यू हैव टू गिव टू योर पेरेंट्स बिकॉज दे आर द नेक्स्ट टू गॉड फॉर यू, दैट यू हैव टू गिव, जो कि आज के स्टूडेंट्स थोड़े से वीक कर रहे हैं ये चीज़ें। सर, एक स्टूडेंट अपनी लाइफ में अर्जुन की तरह वॉरियर माइंडसेट कैसे क्रिएट करे? इस पर आंसर के लिए एक बहुत छोटा सा एक स्टोरी सुनाना चाहूँगा अर्जुन की लाइफ से। सो बचपन में अर्जुन, भीम, ये सब लोग गुरुकुल में रहते थे, बहुत छोटे थे। तो भीम को खाने का बहुत शौक था। तो व्हाट भीम यूज्ड टू डू, कि जो शाम को खाना पकता था, वो तो ठीक है, शाम को 6-7 बजे रात हो जाती थी, अंधेरा हो जाता, तो भीम को रात को फिर से भूख लगती थी। तो भीम यूज्ड टू गो टू द किचन ऑफ गुरुकुल और खाना निकाल के खाते थे। तो अर्जुन कम टू हिम कि भैया ये क्या कर रहे हो और रात को खाना कैसे खा रहे हो। तो अच्छा, उस समय अंधेरा था, देयर वर नो लाइट्स। तो अर्जुन का मेन क्वेश्चन तो ये था कि आपको अंधेरे में अपने रूम से, जो उनका गुरुकुल का शिष्यों का रूम था, वहाँ से किचन तक का रास्ता, फिर किस में क्या पात्र में क्या पड़ा हुआ है वो निकाल के, और फिर खाना कैसे मालूम पड़ जाता है। मतलब आपके पास ऐसी कैसी दृष्टि है कि आपको सब मालूम पड़ जाता है। तो वहाँ पे भीम ने अर्जुन को जवाब दिया, अभ्यास अर्जुन, अभ्यास। अभ्यास करेंगे तो ये चीज़ हो सकती है। तो वो चीज़ अर्जुन को बहुत ज़्यादा माइंड में बैठ गई। तो अर्जुन ने क्या करा, रात को मतलब रात, अगेन आप समझिएगा, अर्जुन के टाइम के रात मतलब देयर वर नो लाइट्स, प्योर डैम डार्कनेस, उसमें तीर चलाना शुरू करे, बैक टू बैक, बैक टू बैक, बैक टू बैक। और सुबह को उठ के वो देखते थे तीर कहाँ पे लगे, किधर लगे, किस प्रकार से लगे, कितने सेंटर में लगे। अब ये रोज रात को प्रयास कर रहे थे और रोज सुबह को उठ के अपने तीर देखते थे कहाँ पे लगे, कितनी एक्यूरेसी है, कहाँ पे गलती कर दी।
तो यहाँ पे जब द्रोणाचार्य के बाद मालूम पड़ी कि रात को उठ के इतने तीरों की आवाज़ आ रही है, तो ये आस्क्ड अर्जुन कि ये अंधेरे में तू तीर क्यों चला रहे हो, मतलब तुमको पता है तुमको तुम्हारा गोल तो दिख नहीं रहा है और फिर भी तुम बैक टू बैक चलाए जा रहे हो। तो उन्होंने कोट करा कि मुझे भीम भैया ने बताया कि अगर आप अभ्यास करोगे तो अभ्यास करते करते, कंटिन्यूस अभ्यास करते करते आपका इतना एक्यूरेसी आ जाएगी कि इवन इन डार्कनेस यू हिट द राइट टारगेट। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी अगर मैं बात करूं महाभारत के युद्ध में कौरवों की तरफ की, क्योंकि एक रूल था कि सूर्यास्त के बाद युद्ध नहीं होगा। एक बार उनकी तरफ से कुछ राक्षस लोग थे, तो उन्होंने सूर्यास्त के बाद युद्ध शुरू करा। तो वहां पर उनको सबसे बड़ा भय अर्जुन का ही था कि ये शब्द भेदी बाण चढ़ा सकता है, मतलब इसको किसी पे राइट निशान लगाने के लिए सूर्य की जरूरत नहीं है, ये अपना सूर्य खुद है, मतलब इतना फोकस। अब यहां पे क्वेश्चन का आंसर आता है, अगर एक स्टूडेंट अपना कंसिस्टेंट एफर्ट डाल रहा है, उसका गोल के प्रति इतना आकर्षण है कि उसको सुबह और रात नहीं दिख रही है, तो वो होता है वॉरियर माइंडसेट। मैं फॉर एग्जांपल, अच्छा वॉरियर माइंडसेट कब आता है? जब आपको किसी न किसी लक्ष्य की प्राप्ति की बहुत चाह होती है, गेटिंग इट। तो आपको लक्ष्य तय करना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए रास्ता तय करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे दो बात समझिए कि लाइक इफ आई टेक एन एग्जाम्पल फॉर यू, अगर आप आज पॉडकास्ट कर रहे हो, इस पॉडकास्ट को आपको करना है, इसमें आपको बहुत आगे बढ़ना है, आपने एक विजन, माइंड में एक विजन तय करके रखा है, तो अभी जिस वर्जन में आप चल रहे हो वो एक वॉरियर एटीट्यूड है, मुझे करना है, आई विल गेट द वर्क डन। मैं रात को 12 बजे 1 बजे 2 बजे भी क्वेश्चंस निकालेंगे, यू विल रीच आउट टू पीपल, तो ये वॉरियर एटीट्यूड है। अब यही वॉरियर एटीट्यूड अगर किसी स्टूडेंट में हो कि मुझे तो बॉस ये चीज़, मैं नहीं बोल रहा हूँ एग्जाम सिर्फ क्रैक करना, मुझे ये नॉलेज लेना है, आप एग्जाम के परसेंटेज पे सिर्फ फोकस डाल नहीं सकते हो। हाँ, वो एक नॉर्मल एक शॉर्ट टारगेट रह सकता है। तो जब वो टारगेट सेट करके आप अपने आप से रोज वादे कर रहे हो और रोज अंधेरे में भी तीर चला रहे हो, अंधेरे में तीर मतलब ना सुबह देख रहे हो ना शाम देख रहे हो, तो आप अपना सूर्य खुद बन जाते हो। और व्हेन यू आर द गाइडिंग सोर्स ऑफ योरसेल्फ, नो वन कैन बी स्टॉप यू, यू विल बी अनस्टॉपेबल। सर, आजकल लोगों में पेशेंस नहीं होता, मतलब बच्चों में तो कहाँ से ही आएगा जब बड़ों में पेशेंस नहीं है। तो इन जनरल कोई भी इंसान लाइफ में पेशेंस कैसे रखे और साथ में काम कैसे करे अपने गोल की तरफ? पेशेंस जो क्वेश्चन है बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ये पेशेंस का ना होना, इम्पेशेंट होना, ये कहीं ना कहीं इस पूरी, मैं अगेन बात करूं, जनरेशन की ही प्रॉब्लम हो गई है। वी जस्ट वांट द रिजल्ट वेरी फास्ट, हम उसके लिए जो पर्टिकुलर टाइम है वो देना नहीं चाहते, और इसी कारण से बहुत सारे बिजनेस फ्लॉप हो रहे हैं। मैं तो बिजनेस की बात कर रहा हूँ। आपके पास पेशेंट नहीं है कि आज मैंने अपनी शॉप खोली है, इट विल टेक टाइम टू ग्रो, इट विल टेक टाइम टू कम टू ए पर्टिकुलर स्टेज, वो नहीं है। आप कोई चीज़ पढ़ाई करो, आपको झट से रिजल्ट चाहिए कि मैं नहीं करा, मुझे क्यों नहीं आ रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो हमारी थोड़ी सी रिजल्ट ओरिएंटेड मानसिकता हो गई है, अगेन गीता से बिल्कुल अपोजिट, आप कर्म पे विश्वास नहीं कर रहे हो, आपको सिर्फ फल 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 चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ तो एक बड़ी प्रॉब्लम है, जो एक बहुत बड़ा, इवन अगर मैं आपके आने वाले टाइम पे हम इस चीज़ को भी देखेंगे, जो आपके अंदर के डिप्रेशन का भी कारण है। इवन मैं तो ये बोलता हूँ कि इवन मैं तो इसको बहुत फनी वे में ले जाऊँ, तो इवन अगर आपको कोई पसंद भी आया तो आपको चाहिए वो झट से हाँ बोले, आप उस पर मेहनत ही नहीं करना चाहते हो, गेटिंग इट। अगर आप उस पर मेहनत करोगे तो यू विल गेट दैट यस फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पर्सन। अब मैं यस फॉर दैट पर्टिकुलर पर्सन नहीं, फ्रॉम दैट पर्टिकुलर गोल ऑल्सो। अच्छा, इसका जो एक टेक्निक होती है, फर्स्ट टेक्निक है कि मैं इसको भले हम नॉर्मल भाषा में मेडिटेशन बोल सकते हैं, बट कहीं ना कहीं मैनिफेस्टेशन करना। अगर आप साइलेंट मैनिफेस्टेशन करना सीख जाते हैं तो चीज़ें होना शुरू होती हैं, चीज़ें होना भी शुरू होती है। सबसे पहले आपके अंदर कामनेस आती है। तो कभी कभी क्या होता है, हम बाहर बहुत द्वंद्व लड़ते रहते हैं और उस बाहर वाले द्वंद्व का कोई मतलब ही नहीं होता है। मैं आपको अपनी कोचिंग की बहुत सारी सक्सेस is not what I'm teaching outside, it's what I'm manifesting inside. अगर मैं थोड़ा सा मेरा शेड्यूल बताऊं तो अभी थोड़ा चेंज हो गया, जिसको मैंने 6:30 और 6:30 पे उठना शुरू करा है। बट जब मेरे इनिशियल कोचिंग स्टार्ट करने के डेज थे, सो मेरा अप्रोक्स 4:30 5 आई यूज टू वेक अप इन द मॉर्निंग। मैं प्रॉपर अपने जो रेसिडेंस है वहाँ से लेके छतरी बाग में एक साईं मंदिर है, वहाँ तक बिल्कुल पैदल जाता था। लॉट मेनी थिंग्स की ये अचीव करना, ये अचीव करना, अगेन टारगेट्स थे, बट विश्वास के साथ, पेशेंस, इट विल कम। एक वर्ड हम लोग बोलते हैं, मैं और मेरी सिस्टर का एक कॉमन वर्ड है, मैं उसको बोलता था सब्र।
अगर आप उस सब्र में विश्वास करते हो, सब्र विथ मैनिफेस्टेशन, कूल कामनेस। और मेडिटेशन का मतलब आंखें बंद करके कुछ करना नहीं होता। मैनिफेस्टेशन का मतलब आज आप और मैं बैठे, मुझे कुछ अचीव करना है। हो सकता है इस पॉडकास्ट के लिए आप जो बता रहे थे कि आप घंटों पॉडकास्ट सुनते थे, तो आप वो मैनिफेस्ट कर रहे थे इस चीज़ पे आने के लिए। गेटिंग इट? अच्छा, वो मैनिफेस्ट कहीं ना कहीं कन्वर्ट हुआ, लेकिन हम क्या चाहते हैं इसके लिए बाहर शस्त्र उठाए। लॉट मच वॉरियर इन योर इनसाइड। उस शांत वॉर को फील करो और मेडिटेट करो। मतलब क्या? आप यूनिवर्स को भी एक मैसेज भेजो, आई वॉन्ट दिस, आई एम थ्राइविंग फॉर दिस, आई वॉन्ट टू डू दिस, बट विथ काम। अच्छा, सब्र भी रखो इसके पीछे। नहीं होगा, एक बात ध्यान रखना, बहुत बार कोई चीज़ आप चाह रहे हो बार बार नहीं हो रही है, तो ये तो मान के चलो कि लाइफ में इससे कुछ बहुत बड़ा बहुत अच्छा होने वाला है। क्योंकि रीजन बिंग है, कोई कर्म तो फालतू गलत जा नहीं सकता। तो वो एक तो जो एक सॉल्यूशन है, एक तो पेशेंस हो गया, एक आप मेडिटेट करो, मैनिफेस्ट करो, और कहीं ना कहीं थोड़ी सी पॉजिटिव सेल्फ टॉक में इन्वॉल्व, खुद से बात करना सीखें। हम खुद से बात करते हैं बट नेगेटिव टॉक्स करते हैं, ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, ठीक है ना। तो हम नॉर्मली बोलते हैं 100 नहीं 50 ही सही, इतना दिया तो सही। सेकंड, विश्वास। जैसे जैसे आपको ऑलमाइटी पे विश्वास होता जाएगा, ऑलमाइटी का मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ इस भगवान इसको मानो, ऑलमाइटी मतलब एक पावर है, उस पर विश्वास रखो। और लाइफ में हर चीज़ मुकम्मल हो जाए ये ज़रूरी भी नहीं। तो जो नाराज़गी है, कि एक गज़ल की लाइन है, बदला ना अपने आप को जो थे वही रहे, मिलते रहे सभी से मगर अजनबी रहे, दुनिया ना जीत पाओ तो हारो ना खुद से तुम, थोड़ी बहुत तो जहन में नाराज़गी रहे। तो थोड़ी बहुत नाराज़गी तो रहनी चाहिए। हर चीज़ मिल जाएगी तो हम खुद को भगवान समझने लग जाएंगे। तो नाराज़गी को भी इंजॉय करो कि ठीक है, ये नहीं मिला, यहाँ पे भगवान ने मुझे हम्बल रखने की कोशिश की है। तो अगर आप ऐसे एटीट्यूड से काम करोगे तो आप सर्वाइव कर पाओगे। दिस इज समथिंग विच वी गेट फ्रॉम आवर फादर, कि वो हमेशा बोलते थे कि पूरी नदी तुम्हारी नहीं है। मतलब मेरा जब कोई स्टूडेंट कन्वर्ट नहीं होता था, बोलता था यार स्टूडेंट चला गया, ये कन्वर्ट नहीं हुआ। बोले बेटा जितने स्टूडेंट आएंगे सब थोड़ी तेरे पास आ जाएंगे, बी हम्बल, बी पेशेंट, कुछ दूसरे भी लेंगे, तेरे पास दूसरे आ जाएंगे। तो ऐसे जो बोलते ना, अच्छा, हैव टॉक टू योर पेरेंट्स, हैव टॉक टू योर एल्डर्स, हैव टॉक टू योर ग्रैंडफादर्स। वो इतने गाइडिंग लेसन्स देंगे ना आपको, जो चीज़ यू मिल गई है ना वो चीज़ उनको सालों में लगी है। तो पेशेंस सीखना हो ना, बैठो उनके साथ, दे विल गिव यू द बेस्ट गाइडेंस। जो आप बोल रहे थे ना पेरेंट्स का रोल क्या होता है, तो पेरेंट्स से भी रोल निकलवाना पड़ेगा। पेरेंट्स फ्रैंक बनते बनते इतने फ्रैंक बन गए कि जो उनकी विजडम है वो ट्रांसफर ही नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ कूलनेस ट्रांसफर कर रहे हैं। उनकी विजडम, अगर आपकी मदर है तो मदर के पास इतनी विजडम है, आप चेक करो, आप भले ओवरऑल किसी भी फैमिली से हो, बट जब से उनकी मैरिज हुई, उनकी कॉलेज लाइफ से लेके जिस लेवल तक आपको अब ब्रिंग करा, कितनी चीज़ें देखी होंगी। उनके साथ बैठ के पूछो सही कैसे इन चीज़ों को काटा, बहुत नॉलेज मिलेगा। सर आजकल कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम बहुत बढ़ गई है, और एक तो ये जो रील्स है और सोशल मीडिया है, सबको मतलब इतना स्पैन कम हो गया है कि स्क्रॉल करते जाते फोकस टिक ही नहीं पाता। तो कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम से कैसे डील करें और फोकस एक जगह कैसे टिकाए रखें, स्पेशली स्टूडेंट्स जो पढ़ते हैं? इसके लिए दो चीज़ें हैं। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर अपन बात करें, फर्स्ट टू आंसर, एक मेडिटेशन। अगेन मेडिटेशन का मतलब आंखें बंद करके ध्यान करना नहीं होता। मेडिटेशन का मतलब है आप एक जगह स्थिर रहो। फर्स्ट ऑफ ऑल रील्स आपको आपके माइंड को यूं टाइप चैनल 1 चैनल 2 चैनल 3 चैनल 4 ऐसे घुमा रही है, तो आपके माइंड के अंदर भी कोई क्लियर इमेज नहीं हो पाती। और साइंस का कंसेप्ट लगाएं तो जहाँ पे सारी रेज जाके कॉन्वर्ज होती है वहाँ पे इमेज पॉइंट होती है। जब डाइवर्ज होती है, साइंस के कंसेप्ट में 9th क्लास का साइंस बता रहा हूँ, डाइवर्ज होती है तो देयर इज नो इमेज, द इमेज इज ब्लर। तो आज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आप सबके पास ब्लर इमेजेस है। करियर में क्या करना है, लाइफ में क्या करना है, ये भी कर सकते क्योंकि आपने अपनी इमेजेस को डाइवर्ज करके रखा है। दिस इज द बिग प्रॉब्लम। सेकेंड, टू मेक अ टू डू लिस्ट। ये बहुत आपको बहुत बेसिक लगता है, लेकिन ये मेरे लिए भी वर्क करता है, आपके लिए भी वर्क करता है। कि अगर मेरे पास आज सुबह की टू डू लिस्ट कल रात को बन गई है तो मेरा वो दिन अलाइंड है। अगर सुबह को उठ के मुझे पता ही नहीं क्या करना है तो मैं उठूंगा क्यों? देयर इज नो मोटिवेशन फॉर मी टू। तो टू डू लिस्ट एक मैट्रिक्स होता है इंपॉर्टेंट और अर्जेंट का, जिस पर मैंने एक प्रॉपर वीडियो बना कर रखा है कि आपको अपने टास्क को डिवाइड करो कि आपकी लाइफ में जिस स्टेज पे पर्टिकुलरली आप हो उस पर क्या क्या इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इज क्या क्या इंपॉर्टेंट है, राइट। 2 थिंग्स, उसमें से क्या अर्जेंट है क्या
नॉट अर्जेंट है। मैं यहाँ पे बताता हूँ, एक बच्चा अपनी बोर्ड्स एग्जाम के पहले बैठा हुआ है, कल उसका अकाउंट्स का पेपर है। इफ विल आस्किंग कि सर मैं करियर में क्या करूँ, मैं सीए करूँ कि मैं एमबीए करूँ, इज दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट? यस, बट इज दिस अर्जेंट? नो। उसको आंसर होगा बेटा अभी रुक जा, फर्स्ट गो एंड गिव योर 12th क्लास एग्जाम्स और फर्स्ट गो एंड गिव योर 11th क्लास एग्जाम्स, कल पेपर देके आना, देन विल टॉक ऑन दिस। हमारी प्रॉब्लम ही क्या हो रही है कि हम प्रोकास्टिनेट ऑफ फ्यूचर का इतना सोच रहे हैं कि हम प्रेजेंट में नहीं जी रहे। तो जो प्रेजेंट की टास्क है हम उसको कर ही नहीं पा रहे हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, मेरे टाइम पे जब हम छोटा था तो कभी कभी गलती मुझसे भी होती थी कि एग्जाम के बाद घूमने कहाँ जाएंगे इसकी प्लानिंग में इतना इनगल्फ होते थे कि एग्जाम खराब कर बैठते थे। तो ये लाइफ की बहुत सारी चीजें हैं कि आप पहले तो चेक करो क्या इंपॉर्टेंट है और क्या अर्जेंट है। देयर आर लॉट मेनी थिंग्स जो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ही नहीं है, आप उस पर बिना बात के सोच रहे हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपकी एज बताऊं तो आपकी फ्रेंड किसके साथ हैंग आउट कर रही है, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट, दिस इज नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट टू यू बिकॉज दिस विल नॉट चेंज योर लाइफ, दिस विल नॉट फाइनेंशियली बेनिफिट यू, दिस विल नॉट स्पिरिचुअली बेनिफिट यू। इनडायरेक्टली ये तो आपका फोकस उल्टा कम करेगी। आप जस्ट काम कर रहे हो, आप पॉडकास्ट कर रहे हो, अपनी पढ़ाई कर रहे हो, ये तो जीरो कर देगा। लेकिन दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, नॉट अर्जेंट, आपका फोकस वहीं पे। तो जब ग्रिड लाइन बनाओगे, जैसे मेरी ग्रिड लाइन काफी सेट होती है, इसी कारण से बहुत लोगों को व्हेन दे कम एंड टॉक टू मी, तो आई टॉक डायरेक्ट, बहुत स्ट्रेट बात करता हूँ। तो जो उनको घुमा घुमा के बात करने की इच्छा होती है वो मैं कर नहीं पाता हूँ। तो कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है। मैंने देखो व्हाट इज इंपॉर्टेंट, व्हाट इज द प्रॉब्लम, टॉक ऑन प्रॉब्लम, टॉक ऑन सॉल्यूशन। आप जितना खुद की लाइफ को ये जब आप इस चीज़ पे वर्क करते हो तो कहीं तो प्रॉब्लम भी मिलती है और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी मिलते हैं। जैसे कभी कभी आप भ्रमित होते हो, मेरे को समझ में नहीं आ रहा क्या गलत हुआ है, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। हैव सीट, लिखो क्या प्रॉब्लम कर रहा है, क्या लग रहा है कि आज के दिन में क्या खनक रहा है। कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली पता है आपको, आप या तो उसको दबा रहे हो, इग्नोर कर रहे हो। अगर वो कोई वर्स्ट ऑफ द चीज है लिखो और फिर क्रॉस कर दो। जब तक लिखोगे नहीं तब तक उसको क्रॉस नहीं कर पाओगे। लेट्स से आपके साथ किसी टीचर ने रॉन्ग बिहेवियर किया, कुछ गलत बोल दिया, हो सकता है आपको 2 दिन से खनक रहा है, लिखो यार ये चीज है, या तो जाके क्लैरिफाई कर लो, और क्लैरिफाई नहीं करना तो इसको हटा इसलिए दो क्योंकि ये मेरी लाइफ को तो प्रॉब्लम दे रहा है। यहीं से आपका फोकस कम होता है। जो आपका सोशल मीडिया के थ्रू, फ्रेंड्स के थ्रू, पीयर कंपैरिजन के थ्रू, वो ये कर रहा है मैं क्या करूं, लोग इतना अचीव कर गए, इज इट इंपॉर्टेंट, इज इट अर्जेंट? इफ नॉट देन लीव इट। एक और आंसर है, बहुत पढ़ा, ये सब साइकोलॉजिकल ट्रिक्स हैं, सर्कल ऑफ कंसर्न और सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। मुझे नहीं, टू बी वेरी फ्रैंक, माइट बी, आई डोंट नो कि कितने लोग मेरे व्यूअर्स में से एक्सेप्ट करेंगे नहीं, मुझे नहीं फर्क पड़ता कौन सी पॉलिटिकल पार्टी विन करेगी, क्योंकि वो मेरा सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस नहीं है। क्या मैं चेंज कर सकता हूं? मैं सिर्फ एक वोट डाल सकता हूं। तो सर्कल ऑफ कंसर्न, हम सोच इतनी बातों के, ट्रम्प क्या करेगा, पॉलिटिकल पार्टी क्या जीतेगी, उसके पापा की मम्मी की बहन क्या बोलेंगी, ये सब सर्कल ऑफ कंसर्न है। ऐसा लोग क्या सोचते हैं, क्या मैं इनमें से किसी भी चीज को चेंज कर सकता हूं? मैं उसी चीज पे वर्क कर सकता हूं जिसको मैं चेंज कर सकता हूं। मैं चेंज सिर्फ अपने बिहेवियर को कर सकता हूं, तो मैं अपने बिहेवियर पे फोकस करूंगा। और जब ऐसा माइंडसेट कोई बना लेता है, उसकी लाइफ में सक्सेस फाइनेंशियली कितनी आती है आई एम नॉट श्योर, वैसे बहुत आती है, मैं उसका एग्जाम्पल हूं, बट वो स्पिरिचुअली और मेंटली तो सक्सेसफुल होता है। तो जब आप अनस्टॉपेबल बन जाते हो, जब आप फियरलेस बन जाते हो, जब आपको खुद की कंपनी में मजा आना शुरू हो जाता है, लिविंग द बेस्ट पार्ट ऑफ योर लाइफ। तो अगर आपको खुद की कंपनी में जिसको भी मजा आ रहा है कि मैं खुद से खुश हूं, मैं खुद को पता है क्या करना है, आप चेक करो वो दिन। जब समय एक लाइफ का फेस हर बच्चे की लाइफ में आता है, जब उसको पता होता है मेरे को ये करना है, मैं कर रहा हूं, वो खुश रहता है। प्रॉब्लम कहाँ शुरू होती है? जब मुझे कुछ करना है और मैं वो कर नहीं रहा हूं क्योंकि मैं दूसरी बातों पर ध्यान दे रहा हूं। तो ये बहुत सारी टेक्निक्स हैं जिससे फोकस को रिवाइव किया जाता है। जैसे रेगुलर एक्टिविटी, जो कभी मैं चार्ट पे सिखा भी पाऊंगा कि सर्कल ऑफ कंसर्न के अंदर चीजें लिखें कि मैं कितनी चीजों के बारे में सोच रहा हूं, क्या मैं उसको कंट्रोल कर सकता हूं? इफ नॉट, लीव इट, फोकस ऑन योरसेल्फ, फोकस ऑन योर फैमिली इफ यू वांट टू, इवन इफ यू कैन नॉट चेंज योर फैमिली, डोंट फोकस ऑन देम, फोकस ऑन योरसेल्फ, व्हाट यू कैन डू। सर एक क्वेश्चन जो मेरा ये था कि जैसे आपने बोला कि टू डू लिस्ट बनानी चाहिए कि मेरा अर्जेंट क्या है क्या नहीं है, बहुत सारे लोग बनाते भी हैं बट वो फॉलो नहीं करते हैं और फिर बोलते हैं हमसे फॉलो होती नहीं है। तो
बेसिकली मेरे हिसाब से ये तो दिखावा हो गया कि देखो मैंने बना ली, बट उसको फॉलो किया नहीं। अब उन्होंने उस चीज़ को फॉलो किया नहीं तो उनका खुद का मोटिवेशन कम हो जाता है कि मैं जो लिखता हूँ वो मैं करता नहीं हूँ, तो खुद से विश्वास हट जाता है। तो इस चीज़ का सल्यूशन है क्या और वो लोग क्यों नहीं करते? एक कंसेप्ट हम लोग 12th क्लास बीएस में पढ़ाते हैं, कंट्रोलिंग। तो प्लानिंग का मतलब टू डू लिस्ट बनाना, चेक करना वो अचीव करा कि नहीं करा, हम लोग उतना करते ही नहीं। सेकेंड डे अगर आपको फॉर कंट्रोलिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। व्हाट इज कंट्रोलिंग इज कि मैंने लिखा कि स्टैंडर्ड मुझे ये चीज़ें कल करनी है, तो उस दिन रात को बैठो भी सही, क्या क्या हुआ क्या क्या नहीं हुआ। इवन अगर सब पर रॉन्ग, जैसे आपने बोला कुछ नहीं हो पाया, सब पर रॉन्ग लग रहा है, एक दिन होगा, 2 दिन होगा, हो सकता है फिर तीसरे दिन से आप ये काम करना ही छोड़ दो कि नहीं हो पा रहा है। वहाँ पे कंसिस्टेंसी की बहुत ज़रूरत होती है। फर्स्ट, सेकंड, टारगेट छोटे सेट करो, बेबी स्टेप्स लें कि छोटे छोटे टारगेट्स को अपन यूज़ करेंगे, अचीव करेंगे, तो ये सेंस ऑफ इवन इनडायरेक्ट मोटिवेशन भी होता है। अगर आपको कोई छोटे मोटे टारगेट्स आप कर रहे हो, आप बड़े टारगेट्स मत लो, एक दिन के टारगेट्स कम लो, तो वो चीज़ें। सेकंड इंपॉर्टेंट जो आपका बहुत इनिशियल क्वेश्चन था पॉडकास्ट का, डिसिप्लिन। हमने बहुत सारे, अगर आप लिंक्डइन पे देखोगे तो वो बोलते हैं मोटिवेशन लाइक दिस, डिसिप्लिन गिव्स यू सक्सेस। तो लाइफ में डिसिप्लिन होना तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं बोल रहा हूँ ना, सक्सेस के ऊपर भी डिसिप्लिन है। मोटिवेशन सक्सेस नहीं लाता, डिसिप्लिन सक्सेस लाता है। तो फिर डिसिप्लिन इनफ कि यार मुझे ये चीज़ करनी है। मैं ये नहीं बोल रहा आप सुबह 6 बजे उठो, आप सुबह 10 बजे उठने का डिसिप्लिन बनाओ, लेकिन रोज़ 10 बजे उठो। फिर 10 का 12 नहीं होना चाहिए। हाँ, 10 का कभी 8 हो रहा है, इट्स ओके, गुड, लेकिन 10 का 12 नहीं होना चाहिए। तो वो जो डिसिप्लिन आपके अंदर आता है, मैं आपको बताऊँ, मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट गाइडलाइन बता रहा हूँ उन सारे स्टूडेंट्स के लिए। यू विल सी देयर आर लॉट मनी। मैं अगेन दोनों बच्चों की बात करूँगा, एक बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते, एंड देयर आर सम, आई हैव सीन सम गुड टॉपर्स जो बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स में भी होंगे, दे विल प्ले गुड एट स्पोर्ट्स। जब पढ़ाई की बात आती है तो पढ़ाई में अच्छा स्कोर कर लेते हैं, और एवरीवन थिंक्स ही इज़ अ मिरेकल बॉय, यार कर कैसे लेता है, ये भी कर रहा है, वो भी कर रहा है, ये भी कर रहा है। उनकी प्लानिंग बहुत स्ट्रांग है, वो जब जहाँ पे जिस दिमाग से वहीं पे है। मेरे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम टीचिंग में ये आ रही है स्टूडेंट्स को, जो अभी ये जो न्यू एज स्टूडेंट्स हैं जिसको हम जेनजी बोल रहे हैं, इनकी प्रॉब्लम क्या है, ये पढ़ यहाँ पे रहे, सोच कुछ और रहे हैं। और मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैं इनको वो सोच नहीं दे रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ इधर हो, दिमाग यहाँ पे रखो, यू शुड बी मेंटली एंड फिजिकली भी। तो अगर आप मेंटली और फिजिकली एक ही जगह पे हैं तो चीज़ें यूं हो जाती हैं। मैं अगर मेरी स्टूडेंट लाइफ की बात करूं तो मेरी मॉम को भी एक प्रॉब्लम होती थी, मैं बहुत ज़्यादा पढ़ता नहीं था, दो आई हैव स्कोर्ड वेल। तो मैं बोलता था पढ़ने तभी बैठूंगा जब मेरा मन करेगा, ऐसा हर बच्चा बोलता है। अब मेरे और उन बच्चों में से इतना फर्क पड़ता था, जब मैं पढ़ने बैठता था तब कोई ताकत मुझे हिला नहीं सकती थी, और मैं बहुत टाइम ओरिएंटेड पढ़ता था कि मेरे को इतने घंटे में ये करना है, कि टारगेट है, इतना अचीव करना है, ये कंप्लीट करना है, इतना चीज़ें होनी चाहिए। तो जब मैं टारगेट ओरिएंटेड पढ़ाई करता था तो जो बाकी लोग बहुत बार 10 आवर्स 12 आवर्स में करते हैं, क्योंकि 10 आवर्स में आप बहुत बार लेथार्जिक हो रहे हो, कर रहे हैं, बैठे हुए, दिस नॉट स्टडी, हैव अ टारगेट कि यार मुझे इतना अचीव करना है। पैसिवली स्टडी करते हैं, एक्टिवली हाँ, एक्टिवली स्टडी हो ही नहीं रही ना, हम पढ़ाई पे बैठे हुए हैं। मैं बीएस की बुक खोल के बैठा हुआ हूँ, सिर्फ देख रहा हूँ, नहीं, आई हैव टू गेट दैट आंसर, आई हैव टू गेट दैट केस स्टडी डन। अगर आप ऐसा करोगे 3 घंटे पढ़ो, 2 घंटे पढ़ो, नहीं ज़रूरत है 8 घंटे पढ़ने की। अच्छा, जो टॉपर्स है कभी उनसे पूछना, हम 12, बहुत सारे टॉपर्स नहीं भाई इतना नहीं पढ़े थे, सब लाइफ काम थी, बस जब पढ़ रहे थे ध्यान ही पे दे रहे थे। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है आज के स्टूडेंट्स के अंदर, ध्यान फोकस ही नहीं है। और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ पढ़ाई पे, इवन जब वो खेल रहे हैं उनका खेलने पे फोकस नहीं है। इफ गो ऑन इन ग्राउंड पे हो तो ग्राउंड पे फोकस करो, लेकिन जब ग्राउंड पे हो तब कुछ और सोच रहे हो। देयर आर लॉट मैनी पीपल जो स्पोर्ट्स खेलने जाते हैं, मैंने देखा है, पहले तो खुद के अटायर पे फोकस कर रहे हैं। अटायर पे क्या, आप खेलने गए हो, जाके धूल मिट्टी में पूरे हो जाओ, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, एंजॉय दैट पर्टिकुलर पार्ट, गेटिंग इट। पार्टी में गए हो ना, डांस करने गए हो कि सिर्फ सोशल मीडिया के एक्सेप्टेंस के लिए गए हो? अगर सिर्फ एक्सेप्टेंस के लिए गए हो तो वो तो आपके हाथ में है ही नहीं। कर्मण्येवा अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, आप कौन सी ड्रेस पहन रहे हो ये आपके हाथ में है, लेकिन उस ड्रेस पे कितने लाइक्स आ रहे हैं आपके हाथ में ही नहीं है। और आप लाइक को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, और वो लाइक नहीं आ रहे हैं तो आप दुखी हो रहे हो। मेरे हाथ में था वेल ड्रेस्ड होना, और उसमें जितनी मस्ती कर सकता हूँ उतनी मस्ती करना, लाइक्स अनलाइक्स को फर्क नहीं पड़ता। अब वो लाइक्स वाली कहानी के कारण हम डिप्रेस्ड हो रहे हैं। ना इसी कॉन्सेप्ट पे एक बात और मैं कहना चाहती हूँ कि जैसे मेरे हाथ में है 95% लाना, पर मेरे हाथ में ये नहीं कि फर्स्ट रैंक लाना, हो सकता है कोई और 97 लाए, ऐसा। तो ऑटोमेटिकली अगर मैं 95 लाने पे फोकस करूँगी
तो रैंक तो आएगी आएगी, पर फर्स्ट ही आएगी, हो सकता है कोई और बेटर हो, तो रैंकिंग इज नॉट इन आवर हैंड्स। मैं तो 95 इज ऑल्सो नॉट इन, 95 इज अ टारगेट। आपके हाथ में सिर्फ पढ़ाई करना है हाँ। ढंग से। जिस समय आपको टू बी वेरी फ्रैंक, यू आर द आउट प्रोडक्ट ऑफ योर पेरेंट्स ऑल्सो, तो उनकी भी आपसे कुछ एक्सपेक्टेशन है। मैं नहीं बोला उनकी एक्सपेक्टेशन 90 वाली पूरी करिए, नहीं, आपके हाथ में पढ़ाई करना, नॉलेज लेना अच्छे से, और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है अपने आप को काम, एथिकल और कूल रखना, शांत रखना, अपने आप को अनएथिकल नहीं रखना, क्योंकि परसेंटेज तो यूं भी स्कोर हो जाएंगे। अगर आप निहित कर्म कर रहे हो तो 95 लाना भी आपके हाथ में नहीं है, आपके हाथ में है अच्छे से पढ़ाई करना, गिव योर बेस्ट। उसका रिजल्ट जो आएगा जो आएगा। हाँ, उस रिजल्ट पे मेरे 95 आ गए, उसके 97 आए, या मेरे 94 ही आए, 95 की तैयारी करी थी, किया ना, बेस्ट दिया ना। आपको क्यों लगता है ये प्रोसेस आपको आगे हेल्प नहीं करेगी? इट विल गिव यू हेल्प। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मेरी छोटी सिस्टर है मिन्नी, उसकी जो कमिटमेंट है, उसका जो डिसिप्लिन था, और बहुत जगह पे, कहीं कहीं पे, कुछ कुछ जगह पे जो मेरा डिसिप्लिन नहीं था, वो मैं उस जगह पे आज तक लैक करता हूँ। तो आपका स्टूडेंट लाइफ में बनाया हुआ डिसिप्लिन, गोल, फोकस, खुद का पर्सपेक्टिव, यही तो वो उम्र है जहाँ पे आपका एटीट्यूड फॉर्म होता है। आप यहाँ पे बहुत ईगोइस्टिक एटीट्यूड फॉर्म करके बाद में बोलता हूँ मैं बिजनेस गेन कर लूंगा, नहीं। अगर इतना ईगो है तो यू कैन नॉट गो टू अ क्लाइंट और उसको बोलोगे सर मेरे को आप वर्क दो, दे बोल ही नहीं पाओगे आप ढंग से। तो यहाँ पे खुद को कार्व द बेस्ट पर्सन आउट ऑफ यू, नॉट द सोशली बेस्ट, कि सोशली बेस्ट बोलता है इसका एटीट्यूड ही अच्छा है। देयर आर लॉट मैनी पीपल इन माई स्कूल जो उस समय कूल डूड थे, आज कुछ नहीं कर रहे। ये जो कंसेप्ट है ना कि क्लास में कूल होना, क्लास में बताओ वो कौन कूल होगा? जो सिर्फ अच्छे जोक्स मार रहा है। अब आप चले जाओ 28 की एज में, जो अच्छे जोक मार रहा है वो रिच है, कि जो अच्छा बिजनेस कर रहा है वो रिच है। तो हम क्या करते हैं, वो कूल बनने के चक्कर में मैं कूल नहीं हूं। अरे आप कूल नहीं हो, आप कुछ किसी और लेवल पे आ गए हो। गौतम बुद्धा कूल थे क्या? गौतम बुद्धा राम जी कूल थे क्या? बिल्कुल संजीत पर्सनैलिटी थी, तो वो राम थे ना। तो अगर, और सबसे पहले एक्सेप्ट योर सेल्फ, नॉट इन रॉन्ग वे, फर्स्ट एक्सेप्ट देन इम्प्रूव। जब तक आप एक्सेप्ट ही नहीं करोगे कि मेरे अंदर ये प्रॉब्लम है, तब इंप्रूव कैसे करोगे? आधे से मैं करता ही नहीं हूँ, आप मेरे को यूं बोलते रहते हो। ये जो कंसेप्ट है, यहाँ पे एक्सेप्टेंस ही नहीं हो रही है। मैं बच्चों को जब उससे कोई गलती होती है ना, पहले मान ले कि ये चीज़ गलत हुई है। तू मान लेगा तो पहली बात तो आधा जो तेरा द्वंद चल रहा है कि मैं डिफेंड करूं खुद को कि मैं गलत नहीं हूं, वो खत्म हो जाएगा। नाउ क्योंकि तूने माना है कि हाँ यहाँ पे गलती है, तो तू इंप्रूवमेंट के चांसेस ढूंढेगा। हमारी जो जनरेशन, टू बी वेरी फ्रैंक, बीइंग अ टीचर, ये तो मेरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। स्टूडेंट नॉट रेडी टू एक्सेप्ट देयर ओन फॉल्ट। गलती नहीं थी हमारी, क्योंकि उनको पता है एक्सेप्ट कर लेंगे तो ये तो हम डाउनग्रेड हो जाएंगे। एक्सेप्ट करना, आज समझो अगर मैं किसी फील्ड में, इट्स नॉट अ लाइफ की लाइफ रोलर कोस्टर नहीं रही है, अप्स भी देखे हैं, बहुत डाउन्स भी देखे, बैचेस बनती भी देखी हैं, बैचेस बिगड़ती भी देखी हैं। तो व्हेनेवर जब मेरे पास सेटबैक्स आए मेरी लाइफ में भी, कि यहाँ पे यार मुझे वो चीज़ आउटपुट नहीं मिल पाया इन माई बिजनेस, इन माई स्टार्टअप्स, इन माई कोचिंग, एक्सेप्ट, गलती थी, ये एटीट्यूड गलत था। इस एज में भी मैं वो लिखता हूँ, खुद से प्रॉमिस करता हूँ, फिर बेटर वर्जन लाने की कोशिश करता हूँ। दिस इज समथिंग विच वॉज योर रॉन्ग। एक्सेप्टेंस के बाद इंप्रूवमेंट आता है, वरना द्वंद्व चलता रहेगा। गेटिंग इट? तो वो एक्सेप्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। विराट आप चेक करो, फॉर्म खराब चल रहा है, सचिन का फॉर्म चल रहा है, दे एक्सेप्ट फर्स्ट, देन दे गो टू दैट हाइबरनेशन, कि वो खुद को अलग करते हैं, उस गलतियों को देखते हैं, उस पर इंप्रूव करते हैं। अगर बच्चा ये कर लेना, बच्चा विराट कोहली बन। और विराट कोहली के अलावा बाकी टीम में बाकी लोग विराट कोहली क्यों नहीं बन पा रहे? कि वो चीज़ें करते नहीं है। इट्स नॉट ओनली अबाउट विराट कोहली, इट्स नॉट ओनली सचिन। क्यों कोई कोई प्लेयर सिर्फ एक नॉर्मल प्लेयर बन के रह जाता है, नाम उसका भी होता है, लेकिन वो अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, वो सिर्फ डिफेंड करते रहते हैं। व्हेन यू सेड हाइबरनेशन, उससे मुझे एक चीज़ याद आई कि बहुत लोगों को पता होता है कि वो कहाँ गलत है, बहुत लोगों को पता होता है कि वो पानी में जा रहे हैं, बट वो उस चीज़ से, मतलब उनके अंदर की आवाज़ उनको बोल रही होती, पर उस चीज़ से एस्केप करने के लिए बाहर ऐसी शोर भरी दुनिया में चले जाते हैं ताकि वो सुन ना पाए, एस्केप कर जाए, क्योंकि उनको पेनफुल लगता है कि वो नीचे जा रहे हैं। तो हाइबरनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब अकेले होकर के एकदम शांति से सोचना, ताकि आप अपनी अंदर की आवाज़ को सुनो और फिर उस पर काम करो, क्योंकि लोग सुनना ही पसंद नहीं करते अपनी अंदर की आवाज़, तो उनको अकेले रहना भी अच्छा नहीं लगता है कि नहीं, मतलब एस्केप
करना रहता है उस चीज़ को, अपने आप को? ये जो अपन इस बात को, ये बहुत कॉमन मेंटेलिटी है ऑफ, अच्छा नॉट इवन ऑफ स्टूडेंट्स बट देयर आर पीपल ऑफ 30 and 35, दे ऑल्सो गो फॉर दिस ओनली। मतलब आपके अंदर बहुत सारा वैक्यूम है, वॉइड है, आप उस वॉइड से भाग रहे हो, आपके अंदर कुछ कुछ ग्रजेस हैं, नॉन कॉम्पिटेंसी, या आप सक्सेस नहीं कर पाए किसी जगह पे, या कोई चीज़ हासिल ना कर पाए, ऐसे बहुत सारे ग्रजेस हैं। आप भीड़ में, शोर में जाके उन सब चीज़ों से बोलते ना बस आज का दिन कट गया। यस जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये जो टेक्निक होती है इसको हम बोलते हैं प्योर एस्केपिज्म। और ये एस्केपिज्म नहीं तो झूठ नहीं बोलूँगा, विद द स्टैट्स यू कैन गूगल आउट, 60% ऑफ द क्राउड स्टूडेंट कट गया। पढ़ाई नहीं करनी, एस्केपिज्म क्या है, चलो बाहर निकल जाओ, खेल के आ जाओ, पार्टी करके आ जाओ, फिर मम्मी डांटेगी सुन लेंगे, फिर वापस से सेकंड डे कुछ और नया एस्केपिज्म बनाएंगे जब पढ़ाई नहीं करनी या जब कुछ और चीज़ नहीं करनी। गेटिंग इट? तो ये जो मेंटलिटी है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अगेन सोशल फियर है, क्योंकि आज आप यहाँ से एस्केप हो रहे हो। वाई द मैनी डाइवोर्स के साथ है, वी डोंट वांट टू रिजॉल्व, वी वांट टू एस्केप। नहीं हो पा रहा। गेटिंग इट? आज बच्चे पेरेंट्स के साथ बहुत बार नहीं हो पा रहा, नहीं रह पाते, दे वांट टू एस्केप। गेटिंग इट? तो ये जो एस्केपिज्म मेंटेलिटी है, इसका सॉल्यूशन वैसे तो हाइबरनेशन है, बट यहाँ पे एक और बात रोकना चाहूँगा कि हाइबरनेशन कब कैसे लेना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वाई? बिकॉज मैं स्टूडेंट्स के नेम तो रिवील नहीं कर सकता, बट टू बी वेरी फ्रैंक, बीइंग अ टीचर, बहुत सारे स्टूडेंट्स अपनी पर्सनल डिलेमास, पर्सनल प्रॉब्लम्स, डिप्रेशन फेज बहुत डिस्कस करते हैं, डिटेल में डिस्कस करते हैं। तब मैं उनको अगर बोल दूं कि हाइबरनेट हो जाओ तो डिप्रेस हो जाएंगे। हाइबरनेशन इज ज़रूरी है, लेकिन जब आप यहाँ से सही हो, मैं अकेले जाऊंगा भी तब जब मैं अपने आप से अकेले कुछ सॉल्यूशन निकाल के ला पाऊँ। फॉर एग्जाम्पल, गुंजन को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है और गुंजन अगर हाइबरनेट होगी तो हो सकता है हाइबरनेट होके वो कोई बेस्ट वर्जन ऑफ गुंजन ले आए या पूरा खत्म होके आ जाए। तो यहाँ पे क्योंकि बहुत सारे लोग देखते, तो ये बात देखनी है हाइबरनेट कब लेना है। और कभी कभी एक सीक्रेट मेंटर रख के अगर आप हाइबरनेशन लेते हो, जिससे आप हर बात टेल कर पा रहे हो, जो आपको जज नहीं कर रहा, जो आपको समझ रहा है, और वो खुद इतना मैच्योर है। अब आप बहुत बार कहते हैं सीक्रेट मेंटर आपका बेस्ट फ्रेंड को ले लेते हो, अच्छा है, वो भी अच्छा है, लेकिन यार वो खुद अभी किस स्टेज पे आपको नहीं पता। तो यहाँ पे थोड़ा सा गाइडेड, मैं ही नहीं बोलूंगा आप किसी साइकेट्रिस्ट के पास चले जाओ, नहीं, लेकिन थोड़ा सा मैच्योर पर्सन के साथ जो इस बात को समझता है, जो आपको उस समय सही गाइड कर सकता है। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। हमारे टाइम पे क्रश एंड इतना सब कुछ इतना ज़्यादा नहीं था जैसा आज का कल्चर है कि हैविंग बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड। सो इन माई क्लास 10th 11 आई यूज्ड टू लाइक अ गर्ल। अब वो मुझसे बात नहीं करती थी, प्रॉब्लम आती थी बहुत ज़्यादा। अब कभी कभी पढ़ाई से फोकस भी हटता था, मैं बहुत प्रैक्टिकली ताकि बहुत ओपन रहे। आई गो टू माई फादर, पापा यार ये चीज़ हो रही है, बड़ी प्रॉब्लम दे रही है। मम्मी के पास जा नहीं सकता था, तो उस समय सिम पे रिचार्ज होते थे, 200 रुपये में आपको 200 मिनट मिलेंगे सिर्फ बातचीत करने के लिए, फ्री तो था ही नहीं। तो वो 200 मिनट बहुत बार लोगों के एक दिन में खर्च हो जाते। पापा ने बोला यस टेक द रिचार्ज, 200 रुपये का रिचार्ज कराया, हैव अ टॉक विथ हर। हाँ ना कुछ बोलेगी, कैसे बोलेगी, आंसर ना ही रहा। ऐसा नहीं कि मैं कुछ आगे कर पाया, लेकिन मुझे एक बात समझ में आ गई, जो पापा ने उस समय बोला, पापा यार आपको चिल्लाना चाहिए, आपको जो रोल होना चाहिए तो डांटने का होना चाहिए। और पापा को पता था कि अगर अभी इसको इस चीज़ से दूर करूंगा तो ये पूरा टूट जाएगा। पापा ने सबसे पहले, जो आजकल के पेरेंट्स कर रहे हैं, पहले तो गेन कॉन्फिडेंस कि मैं तेरे साथ हूँ, दिस इज नॉर्मल, दिस इज नॉट न्यू। देन जब मैं उस चीज़ से थोड़ा सा उन पर ट्रस्ट पे आया, देन जो आपका एक क्वेश्चन का आंसर है कि उन्होंने फिर समझाया कि ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। अभी पेरेंट्स क्या हो रहे हैं, ट्रस्ट में तो लेके आ रहे हैं बच्चों को, फ्रैंक बन के, कूल बन के, उनके जैसे कपड़े पहन के पार्टी में जाके, लेकिन उसके बाद जो एक राइट पाथ है वो नहीं बता पा रहे। सॉरी टू से, बट एक और बात है, जो इस एज के भी पेरेंट्स हैं वो भी बहुत सारे द्वंद्व से बाहर आए। यहाँ पे ये बात भी सोसाइटी को समझनी पड़ेगी कि फॉर एग्जाम्पल इफ देयर इज अ पेरेंट आउट देयर जो अभी 30-35 का है, उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारे गलत काम करके आगे आए हैं और वो भी सही रास्ता सीख नहीं पाए हैं, तो प्रॉब्लम है वो बच्चों को सही रास्ता बता नहीं पा रहे। राइट। क्योंकि अगर आज किसी पेरेंट्स ने भी 10 चीज़ें करी हुई हैं, एन नंबर ऑफ रॉन्ग थिंग्स, तो वहाँ पे उनको भी एक गाइडेड चीज़ की ज़रूरत है कि क्योंकि अल्टीमेटली अब आप एक नया सोसाइटी फॉर्म कर रहे हो, नया युग की तैयारी कर रहे हो, तो वो चीज़ भी, क्योंकि आज फॉर एग्जाम्पल किसी ने कोई गलती करी, फॉर एग्जाम्पल किसी ने किसी को धोखा दिया
और पेरेंट अगर अपने बच्चों को, इट्स ओके टू बी गुड, धोखा देना कोई बड़ी बात थोड़ी है, इट्स ओके टू बी सेल्फिश। यस्टरडे मेरे पास एक पेरेंट बैठी हुई थी, सर ये उसकी वो अपनी फ्रेंड की हेल्प करती रहती है, खुद पे ध्यान नहीं देती नहीं है। मैं बोलती हूँ इतनी हेल्प करने की क्या जरूरत है? मतलब पेरेंट्स इनडायरेक्टली क्या बोल रहे हैं, इतनी हेल्प करने की क्या जरूरत है? फिर बाद में जब वो बच्चा किसी की हेल्प नहीं कर रहा है, कुछ करता ही नहीं। बहुत बड़ा चेंज है सोसाइटी के लिए और ज़रूरत है जो इन चीज़ों को समझ पा रहा है। तो अच्छा ये ना समझने वाले लोग थोड़े परसेंटेज में कम हो गए, तो ये बहुत ज़रूरी है ये बताना कि आप बच्चों को बोलो हेल्प करो बेटा, आपका भी देखो वे राइट होना चाहिए, वर्ड्स राइट होने चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सर बहुत सारे बच्चों को ना फियर ऑफ फेलियर हो जाता है और उसके कारण वो बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट भी हो जाते हैं और वो और काम करना कम कर देते, बंद कर देते, क्योंकि उन्हें डर लगता है काम करने से भी कि व्हाट इफ़ मैं फेल हो गया या फिर मेरे एफर्ट्स काम नहीं आए तो मेरा खुद पे से विश्वास हट जाएगा। तो उसके ऊपर आपका क्या टेक है? ये तो बहुत प्यारा क्वेश्चन पूछा है और ये बहुत कॉमन है, क्योंकि व्हेन यू आर गोइंग वर्किंग हार्ड आप फेल हो गए, आपने एक चीज़ स्टार्ट करी, आप सक्सीड नहीं हुए, आपने फिर एक अटैम्प्ट मारा, सक्सीड नहीं हुए, CA एग्ज़ाम्स हो गई, आपकी कॉम्पिटिटिव सिविल सर्विसेज की एग्ज़ाम हो गई, आपके ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम्स है, कैट एग्ज़ाम्स हो गई, इवन आपने कोई एक छोटा सा, आजकल क्या है स्टार्टअप्स एंड न्यू थिंग्स का बहुत ज़्यादा क्रेज़ चला है, तो एवरीवन स्टार्ट समथिंग न्यू, गेट फेल्ड, अगेन स्टार्ट, गेट फेल्ड। तो वो परसिवरेंस रखना, खुद पे ट्रस्ट रखना और कंसिस्टेंट उस पर वर्क करते रहना, दिस इज़ नॉट एन ईजी थिंग, बिकॉज इन द वर्ल्ड जिसमें हम बात कर चुके हैं कि वेयर एवरीवन नीड्स कि उनको रिजल्ट्स फास्ट मिले, तो कंसिस्टेंट फेलियर के बाद आपकी एक इच्छा होती है क्यों ही काम करना है, लेट्स गो डू नथिंग, बिकॉज वेन एवर वी आर डूइंग नथिंग इट इज़ नॉट, वेन वी आर डूइंग एनीथिंग इट इज़ नॉट क्रिएटिंग द आउटपुट। तो ये कॉमन प्रॉब्लम है जो कि सिर्फ स्टूडेंट्स के साथ नहीं है, एवरी स्टूडेंट आउट देयर, मतलब इवन 28-30 वाले पीपल के साथ भी है। आपने कुछ नया स्टार्ट करा, बहुत एनर्जी लगाई, पूरा अपना फाइनेंसेस, अपना हार्डवर्क, फोकस सब डाल दिया, एंड एट द एंड आपको रिजल्ट नहीं मिला। आपने एग्जाम की तैयारी करी, 1 अटेम्प्ट, 2 अटेम्प्ट, 3 अटेम्प्ट, 4 अटेम्प्ट, CA की लाइफ में काफ़ी कॉमन है, जो मेरे CA वाले स्टूडेंट्स होते हैं, कैट की लाइफ में भी बहुत कॉमन है। तो अब यहाँ पे इसका सॉल्यूशन क्या है? देखो इसका सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन जो बच्चे लेते हैं, कुछ नहीं करना। अगर मैं बहुत फ्रैंकली जाऊं तो कुछ नहीं करना इज नॉट द सॉल्यूशन, बट हैविंग अ ब्रेक एंड री इनकारनेट एंड रिटेलिएट कि क्या करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थिंग है। रीज़न बीइंग, वो जो ब्रेक लेते हैं कि अब मैं को कुछ नहीं करना, कुछ होगा ही नहीं मुझसे, सबसे पहले वो जो सेल्फ कॉन्फिडेंट है, सेल्फ ट्रस्ट है, वो खो देते हैं कि मैं तो जो भी करता हूँ कुछ होता ही नहीं। अब यहाँ पे वो ट्रस्ट गेन कैसे करना है, इसके लिए एक रिवर्स प्लानिंग, जिसको हम बोलते हैं रेनेसॉ, एक वर्ड होता है जहाँ पे रेनेसॉ वर्ड का मतलब होता है री इनकारनेट। री इनकारनेट का मतलब है एक बार ब्रेक ले लो, अगर आपको डिपेंड्स 1 वीक का चाहिए, 1 मंथ का चाहिए, बहुत बार 2 मंथ्स का चाहिए, हैव अ ब्रेक, कोई गलत नहीं। क्योंकि रीजन बिंग जो यहाँ का टर्म ऑयल है वो इतना हाई होता है कि आई कैन नॉट से स्टूडेंट की नहीं बेटा कुछ नहीं, वापस से भागो, बिकॉज वो जब भागना आपको खुद को पड़ता है तो यू नो कि वो कितना टफ रहता है। तो वहाँ पे एक ब्रेक लेना कोई गलत नहीं, ब्रेक लेना, गेटिंग इट, फिर री इनकारनेट करना कि पहली बात क्या ये मेरी स्किल से मैच हो रहा है क्या। एक कंसेप्ट है वेल और स्किल का, जो मैं बच्चों को बहुत क्लियर बताना चाहूँगा कि जो ये मोटिवेटर्स हैं, जो यूट्यूब मोटिवेशन एंड ऑल दैट, अगर आप किसी चीज़ को सच्चे दिल से चाहो तो सारी कायनात लग जाती है आपसे मिलाने में, एक बात ध्यान नहीं लगती है, स्किल भी होनी चाहिए। आपके पास वो स्किल नहीं है और आप बोल रहे हो मैं ये कर जाऊंगा, मैं नहीं बोल रहा हूँ 100 में से 1 के लिए कायनात लग जाएगी, बट अगर बहुत प्रैक्टिकल आंसर चाहिए, इफ आर डूइंग समथिंग, इफ आर नॉट गेटिंग रिजल्ट 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम, देन सोचो क्या मैं उस चीज़ के लिए बना भी हूँ क्या, गेटिंग इट। अगर आपके पास उस चीज़ की स्किल ही नहीं है, सर मैं स्किल एक्वायर कर लूँगा, मैं बहुत मेहनत करूँगा और स्किल एक्वायर कर लूँगा, देन व्हाट नेक्स्ट। अब मैं यहाँ पे एक और इनपुट डालने वाला हूँ जो कि हो सकता है बहुत लोगों को ब्रूटल ट्रूथ है, गलत भी लग सकता है, सही भी लग सकता है। वो स्किल अगर आपकी हासिल हुई, अगर आप 28 या 29 की एज में कोई पर्टिकुलर पोस्ट पे पहुंचे जिसमें बाकी लोग 22 पहुंच गए थे, तो आप सक्सेस स्टोरी डाल दोगे, यस आई डिड इट, बट एट व्हाट एज। बी प्रैक्टिकल, बी प्रैक्टिकल। आपको वो चीज़ 23 में हासिल करनी थी, आप 28 में हासिल कर रहे हो। अब यहाँ पे लोग बोलेंगे सर टाइम फ्रेम कोई मैटर नहीं करता, बोलने में कोई मैटर नहीं करता, प्रैक्टिकल जिस पर्सन की लाइफ है उसके लिए मैटर करता है। तो बीइंग अ टीचर यू शुड बी ऑनेस्ट,
क्या आप उस चीज़ के लिए बने हो कि सिर्फ वो आपकी चाह है? गेटिंग इट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी विल क्या होती है? आप आपसे कल से किसी की विल बने कि मैं एक्टर बन जाऊं, वो बहुत मेहनत कर रहा है, उसका एक्टिंग स्किल्स ही नहीं है। सो वो थ्राइव करेगा, चीज़ें आ जाएंगी, बिल्कुल आ जाएंगी, बट एट वॉट एज, एट वॉट कॉस्ट? तो देयर शुड बी अ मैकेनिज्म। जो बहुत सारे बच्चे आउट ऑफ विल थोड़ा सा पागलपन या बोलते हैं ये जो आपका टीनेज मोटिवेशन है, इन चक्कर में बहुत सी चीज़ों में ऐसी जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे वो एक ना ट्रेड ऑफ नहीं बना पाते बिटवीन रिस्क एंड रिवॉर्ड। तो पहले तो वो मतलब ये आपको ब्रेक के बात करना है कि ये चीज़ आपको लगता है इस चीज़ के लिए मैं बनाऊँ, समवेयर देयर अभी फिलहाल लक ने साथ नहीं दिया, देन यू कैन बाउंस बैक। अब वो बाउंस बैक के लिए जो मैं पर्टिकुलरली करता हूँ कभी कभी तो हेक्टिक, बहुत शेड्यूल आज भी बहुत हेक्टिक रहता है, दिन में कम से कम 10 घंटे का काम है, बट मैं भी कभी कभी 1 या 2 दिन माउंटेन्स में ले आता हूँ, सोचता हूँ, राइट डाउन करता हूँ अब नया क्या करना है। लेकिन मेरी एक प्रॉब्लम है, मैं ट्रेड ऑफ ढंग से लेता हूँ। ट्रेड ऑफ मतलब इफ़ आई एम मैं किसी चीज़ को स्किप कर रहा हूँ तो मैं उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देख के स्किप करता हूँ। तो कंसेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पता होना चाहिए। देन एक और चीज़ है, इन सारी प्रोसेस में आपको ये बात भी मालूम पड़ जाती है कि यार आपका किस एरिया ऑफ इंटरेस्ट में, किस एरिया में आपका एक्चुअली आप यू विल वर्कआउट, तो वो आपको फाइंड आउट मिल जाता है। कैसे मिलता है सर? क्योंकि आपने एक चीज़ करी, कंसिस्टेंट करी, आपसे नहीं हुई, लेकिन आप इस प्रोसेस में सीखे बहुत कुछ। जो सीखा है उसको पूरा निचोड़ लो और उसको फिर कहीं और लगाओ, या तो कहीं और लगाओ या तो उसी चीज़ में। अगेन मैं ऐसा ऑनेस्टली आंसर देता था, नहीं करो, एक और बार ट्राई करो, हो जाएगा, डिपेंड्स। अगर आपसे नहीं हो रहा है देन मूव ऑन, नेक्स्ट चीज़ पे जाओ। अदरवाइज आप एक ऐसे साइक्लोन में फंसोगे कि फिर उससे आपको निकालना डिफिकल्ट हो जाए। सो इट्स बेसिकली कि अगर आपको कोई चीज़ चाहिए उसके लिए प्रॉपर स्किल सेट पहली चीज़, सेकंड चीज़ प्रॉपर मोटिवेशन, उसके बाद तपस्या करने की चाहत की तपस्या करनी पड़ेगी, कितना भी टाइम लगेगा, वो अगर इंसान में होगी तब जाके आप उस चीज़ में जाकर सक्सेसफुल हो सकते हो। हाँ, ये मेरा बहुत कॉमन कंसेप्ट है। अनटिल एंड अनलेस विल इज बैक्ड बाय स्किल, you will not able to achieve anything. Right. There are a lot many people, you have the will, you will have the way. Yes, you will when you have the will, you will have the way. बट वेदर यू आर स्किलिफाइड, मतलब आपको वैसी स्किल है कि नहीं प्रैक्टिकली। जैसे शायद आपके भी कुछ पॉडकास्ट है, बहुत बार मैं ये नहीं बोलूँगा आपको इस चीज़ पे जाना चाहिए, बट ठीक है, देर आर जो आपके कंसेप्ट होते हैं न्यूमरोलॉजी के, एस्ट्रोलॉजी के, तो आपका स्किल सेट बहुत बार वहाँ से भी डिफाइंड होता है। तो अगर आपको पता है कि आप किसी चीज़ में अच्छे हो, फॉर एग्जाम्पल कि ऐसा बोलते हैं, मुझे नहीं पता, कि जिनका मंगल अच्छा होता है वो अच्छे रनर होते हैं, उनके अंदर बहुत एनर्जी होती है, बहुत बर्न आउट होता है, तो उनको पता है वो इफ दे गो एंड प्ले दे विल डू मिरेकल्स। लेकिन वो अगर ऑफिस में बैठ के कोई काम करना चाहते हैं तो वो जो उनकी एनर्जी है उनको जगह ही नहीं मिलेगी। अगर उनको जगह नहीं मिलेगी तो फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। तो ये मैं कभी आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप एस्ट्रोलॉजी से रिलेट करो, मैं सिर्फ एक बात समझा रहा हूँ कि आप चेक करो वो स्किल आपके पास है कि नहीं। वेदर पहले तो ट्राई मारना है, ये मैं आपको कब बता रहा हूँ, जब आप फेल हुए हो। भाई जब तक आप ट्राई नहीं करोगे आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि आपका स्किल है कि नहीं। फर्स्ट इज ट्राई, देन सिट बैक, हैव ब्रेक, थिंक whether I am meant for this or not first. If yes, go ahead again with a new way. Getting it? और कहते हैं उसको सबकॉन्शियस में रखो। कभी कभी बीच में कोई ऑल्टरनेटिव पाथ लेना हो तो ले लो, ताकि आप किसी जगह से वापस से स्टेबिलिटी पे आ जाओ, कॉन्फिडेंस रीबिल्ड कर लो। गेटिंग इट? ये एक्चुअल तरीका है। वरना क्या होता है, लोग जिद करके रहते हैं, नहीं जब तक ये नहीं होगा तब तक तो मैं कुछ करूंगा ही नहीं। अरे क्यों नहीं करेगा? कभी हुआ ही नहीं तो तू तो पूरा कॉन्फिडेंस लूज कर बैठेगा। ऐसा थोड़ी। हैव ब्रेक एंड देन बाउंस बैक। सर आजकल ना बहुत सारे बच्चों को, नॉट ओनली बच्चों को, बड़ों को भी सोशल मीडिया एडिक्शन बहुत ज़्यादा हो गया है। हर टाइम फ़ोन चाहिए हाथ में और हर टाइम रील्स, इंस्टाग्राम, यूट्यूब के शॉर्ट्स, ये सब। तो उससे कैसे डील करें? बड़ों का तो जिन्होंने बहुत कुछ कर लिया है ठीक है, बट बच्चों का तो ये प्राइम टाइम होता है, फिर भी वो इस चीज़ से एडिक्टेड होते हैं। तो उस चीज़ से बच्चे कैसे डील करें एडिक्शन से? ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को आप, ये उतनी ही बड़ी प्रॉब्लम है जितना बड़ा एडिक्शन ड्रग्स का है या सिगरेट का है, ये उतना ही बड़ा एडिक्शन है। सबसे पहले तो मैं इसको एड्रेस ऐसे करना चाहूँगा। रीज़न बिंग, आप बोल रहे हो कि मैं व्हेन आई एम हैविंग अ सिगरेट मैं उसको छोड़ नहीं पा रहा हूँ, तो वैसे ही आप यूट्यूब की रील्स को छोड़ नहीं पा रहे, तो क्या रॉन्ग है? ये सोचने समझने की शक्ति को हैंग कर रहा है, खुद के आइडियाज़ क्रिएट करने की शक्ति को हैंग कर रहा है। ये आप एक प्रकार की रील्स देख रहे हैं, चीज़ें देखते जा रहे हैं,
आपके माइंड में इतने सेगमेंटेशन, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि अब जब ब्रेन स्टडीज होना शुरू होंगी, एक्चुअली होंगी, तो आपको मालूम पड़ेगा आपका बहुत पार्ट ऑफ द ब्रेन खत्म हो चुका है। बिकॉज जो सृजन करने की प्रतिक्रिया होती है, आपको दिमाग में सोचने समझने की शक्ति खुद का क्रिएट करने की, हम वो कर ही नहीं रहे। हम सिर्फ कंज्यूम 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 कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मेंटल इशू है, ये एक बहुत बड़ा डिजास्टर आने वाली जनरेशन का होने वाला है। यही एक रीज़न है कि आपका फोकस नहीं हो पाता। एक और बहुत बड़ा रीज़न, आप रील्स और शॉर्ट्स बोले, मतलब हम किसी चीज़ को आधा घंटा वॉच भी नहीं कर पा रहे। वी वॉन्ट चेंज, वी वॉन्ट चेंज, वी वॉन्ट चेंज, इतना फास्ट चेंज यूट्यूब पे मिलेगा, लाइफ में थोड़ी मिलेगा। और लाइफ में इतना फास्ट चेंज करा तो आपके पास स्टेबिलिटी नहीं आ पाएगी। स्टेबिलिटी नहीं आ पाएगी तो कंसिस्टेंसी नहीं आ पाएगी, ग्रोथ नहीं आ पाएगी, माइंडसेट पॉजिटिव नहीं हो पाएगा। तो एक तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब इससे डील कैसे करें, तो एक तो उन्होंने खुद ने मोबाइल में बहुत सारी चीज़ें देके रखी है कि आप अपना कुछ टाइमर लगा लो। एक तो अपन टेक्नोलॉजी पे जाते हैं कि वो प्रॉपर आपको बताते हैं कि आप कितना, पूरा आपको एनालिटिक्स दे रहे हैं कि आप कितना घंटे इंस्टाग्राम कंज्यूम कर रहे हो, कितना यूट्यूब कंज्यूम कर रहे हो, और उसका भी एक टाइमर लगा हुआ है, चाइल्ड लॉक लगे हुए हैं, गेटिंग इट। तो वो सबसे बड़ा काम है सेल्फ डिसिप्लिन। जैसे कि मेरा इंस्टाग्राम का, जब मेरे को, वैसे तो मेरा बाय डिफॉल्ट कंजम्पशन कभी ज़्यादा हुआ नहीं, बट जब मेरा ज़्यादा होने लग गया तो पिछले 4 साल से, 1 साल का नहीं, 4 साल का रूल है, मैं सैटरडे नाइट को इंस्टाग्राम इंस्टॉल करता हूँ, संडे इवनिंग को इंस्टाग्राम अनइंस्टॉल कर देता हूँ। सैटरडे नाइट को मेरे को पता है मैं फ्री हूँ, मैं देख लेता हूँ, मुझे मज़ा भी आता है। क्यों मज़ा आ रहा है, क्यूरियोसिटी क्यों है, क्योंकि एक हफ्ते तक मैंने इंस्टाग्राम देखा नहीं है। अच्छा, नो डाउट मेरा बिजनेस भी, मेरे क्लाइंट्स भी हैं वहाँ पे, तो भी मुझे उससे हाइबरनेट करके रहना है। इन शॉर्ट, बहुत बार आप एक टाइमर लगा दो। तीसरा, एक और चीज़ है गाइडेड, जो मैं बोलता हूँ, आस्क एआई टू वर्क अकॉर्डिंग टू यू। अब समझ, मैं आपको समझाता हूँ। अगर आप रील्स देख भी रहे हो, डेटा कंज्यूम भी कर रहे हो, लेकिन आप बाय डिफॉल्ट, मैं बताऊँ करता क्या हूँ, यूट्यूब पे जो भी सीखने वाली रील्स है, जिसमें कुछ नया सिखा रहे हैं, कंटेंट सिखा रहे हैं, लॉजिकल सिखा रहे हैं, कुछ मेरे स्पिरिचुअल ग्रोथ का सिखा रहे हैं या मेंटल ग्रोथ का, मैं उन सबको लाइक कर देता हूँ। मैं यूट्यूब को इनडायरेक्ट मत देता हूँ, मुझे बस यही दिखाना। अब मैं इनडायरेक्टली मैं कंज्यूम तो कर रहा हूँ, लेकिन मैं कंज्यूम वो कर रहा हूँ जो मेरी मेंटल ग्रोथ के लिए अच्छा है। अगर कोई भी स्मार्ट स्टूडेंट या स्मार्ट पेरेंट हो, उसको ये चीज़ पता है, आपको एआई तो ये सब यूज़ कर रहा है, तो आप करो ना। आप यूट्यूब पे, मैं नहीं बोल रहा हूँ बहुत ज़्यादा कंज्यूम करो, कहीं ना कहीं मेंटल हार्म तो होगा ही होगा, बट आप गाइड करो। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट लाइफ में अगर उसको, बच्चे को सीए बनना है या उसको एरोनॉटिक्स में जाना है, तो करे लाइक अपने जितने भी एरोनॉटिक इंजीनियरिंग से रिलेटेड वीडियोज़ हैं उन सबको लाइक करे, उसको बार बार वही आएंगे, तो वो सीखेगा भी। हाँ, अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, पार्शियल ऑब्सेशन भी होगा। उस ऑब्सेशन से ही बचना है। जो गेमिंग कर रही है, क्या पागल हो जाते हो, आपके आंखों कॉर्निया धीरे धीरे, आप मतलब इसके, अगर आप किसी मेडिकल पर्सन से पूछोगे तो आपका जो कॉर्निया वो इनडायरेक्टली खत्म होने लगता है, जो आपकी सोचने की क्षमता होती है, क्योंकि आप आंखों के साथ माइंड को एक मैसेज भेज रहे हो। तो जब बैक टू बैक वो देखते रहते हो, तो कहीं ना कहीं आप इतने ऑब्सेस्ड हो जाते हो, अगेन वो वेल और स्किल वाला, कि आप लगता है मैं तो यही हूँ। यू बिकम द कैरेक्टर टू विच यू आर ऑब्सेस्ड विथ। अब यहाँ पे एक और प्रॉब्लम है, और अच्छी बात भी है, अगर वो कैरेक्टर बहुत अच्छा है और आपकी स्किल भी मैच करती है, तो आप वो बन जाओगे। गेटिंग इट। मैंने सचिन की रील्स देखी, सचिन 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 सचिन, तो इनडायरेक्टली मैं माइंड में तो सचिन बन गया, मैं माइंड में तो बिलियनर बन गया। गेटिंग इट। अब कोई माइंड में हनी सिंह बन गया, तो अब उसकी स्किल नहीं है। अगर स्किल नहीं है और आप खुद को हनी सिंह समझोगे, तो पीपल विल मॉक एट यू। यहाँ पे ये चीज़ ठीक भी करनी, मतलब देयर आर लॉट मैनी एंगल्स इन सब चीज़ों में। अगर आप साइकोलॉजी पे स्टडी करेंगे, तो जैसे मैं एआई को ट्रेन करता हूँ, मुझे क्या दिखा, बात जो बाकी लोग होते हैं वो जो एआई उनको दिखाना चाह रहा है वो देख रहे हैं, उससे ऑब्सेस्ड हो रहे हैं। तो ये दूसरा एंगल है। तीसरा एंगल, आप टाइमर लगाओ, सेल्फ डिसिप्लिन रखो, और खुद को ऐसी एक्टिविटीज़, खासकर फिजिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रखो। योगा करो। योगा इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग। लोग बोलेंगे मैं जिम कर लूँ, एक्सरसाइज कर लूँ, नहीं, योगा आप, अगेन योगा को है ना, आप ऐसे पुरातन चीज़ से मत जोड़ो। योगा इज़ वेरी डायनामिक, वेरी न्यू कंसेप्ट। मतलब मैं नहीं बोलूँगा है तो पुरातन, बट आप जो भी उसमें एक्सरसाइज कर रहे हो वो सब की सब ब्रीदिंग के साथ रिलेटेड है। आपको कौन सा आसन में किस में ब्रीथ इन करना है, ब्रीथ आउट करना है। इससे कहीं ना कहीं, अगर मैं जब सुबह को योगा करता हूँ तो आपके कितने सेल्स खुल जाते हैं। 40 मिनट्स ऑफ योगा इज इक्वल टू 2 आवर्स ऑफ जिमिंग। आई कैन बैट ऑन इट, क्योंकि मैं दोनों करता हूँ। तो मुझे पता है कि जो वहाँ पे आपको फ्रीनेस मिलती है
माइंड फ्रीनेस, आपकी इस ऊर्जा जो बोलते हैं ना, मानसिक ऊर्जा बढ़ती है, सोचने की ऊर्जा बढ़ती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो सब इन चीज़ों को धीरे धीरे दूर कर लेती है। और थोड़ा सा जैसे मैं एग्जांपल बताऊँ, इसको थोड़ा सा और इलोंगेट कर रहा हूँ। जैसे हम लोग कभी होटल में जाते हैं पेरेंट्स के साथ भी, ये मैं अपनी फैमिली का बता रहा हूँ, तो होटल में अब तक ऑर्डर है, वी कैन टॉक, बट हर कोई अपने मोबाइल पे लगा हुआ है। राइट। अब इस चीज़ को अवॉइड करना है। आप लोग अपने फेयरवेल में गए, किसी पार्टी में गए, यू कैन टॉक, वी कैन डू एन नंबर ऑफ थिंग्स, बट आप करेक्ट काय पे लगे हुए, हर कोई अपने अपने मोबाइल में लगा हुआ है। ये मोबाइल में लगना एक प्रकार का एटीट्यूड भी दिखाता है कि ठीक है, मेरे को किसी से बात नहीं करनी, बस मोबाइल है। तो कहीं ना कहीं आप वो सोशल बिलोंगिंगनेस खत्म कर रहे हो। गेटिंग इट? तो अगर आपके पास मोबाइल नहीं है और आप अपने मस्ती कर रहे हो, इट्स गुड, बट सिर्फ दिखा रहे हो कि मेरे पास मोबाइल है और मैं उसमें कुछ देख रहा हूँ इसलिए मेरे को किसी की केयर नहीं है, दिस इज बैड। तो इन सब चीज़ों पे वर्क करना पड़ेगा, लॉट मैनी एंगल्स है। मैं अलग अलग पर्सपेक्टिव पे अलग अलग बातें बोल सकता हूँ इन चीज़ों पे, बट ठीक है, टाइमर लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। खुद के माइंड को ट्रेन करो, फिजिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहो। जब आप, जैसे आप अगर किसी फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो, आपका दिन पूरा प्लान्ड है और सही साइड एक्टिविटीज़ हैं, पेरेंट्स से बातचीत भी हो रही है, शाम को घूम भी रहे हो, और तो उसका टाइम ही नहीं मिलेगा। बहुत ईजी है, तो इसके लिए टाइम ही नहीं मिलेगा, उसको वो छूट जाएगी चीज़ अपने आप। जैसे सब लोग बोलते हैं कि आजकल बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि रील्स इतना कम टाइम की होती है, हम फोकस नहीं कर पा रहे एक टाइम तक। तो मेरे को पता पॉडकास्टिंग का क्यों कल्चर बन रहा है, तो मैंने सर्च किया क्यों पॉडकास्टिंग इतनी पॉपुलर हो रही है। बात ऐसी है कि फ़ोन्स के कारण लोग आसपास के लोगों से दूर हो गए सोशली, तो जब वो पॉडकास्ट कंज्यूम करते हैं इतने लंबे लंबे, उनको लगता है कि वो एक्चुअल में एक कॉन्वर्जेशन में इन्वॉल्व है। तो अपनी लोनलीनेस ख़त्म करने के लिए भी पॉडकास्टिंग को देखते हैं, सुनते हैं, ताकि उन बिना कुछ बोले, बिना कुछ बताए, वो उस कॉन्वर्जेशन में इन्वॉल्व है और सिर्फ सुन रहे हैं, तो उनको लग रहा है कि उनके साथ कोई ना कोई है। एब्सोल्युटली राइट थिंग। बट पॉडकास्टिंग में भी अगर आप एक्चुअल देखोगे तो पॉडकास्ट की भी रील्स बन के आ रही हैं। तो लॉजिक क्या है, आप 40-45 मिनट्स के बाद उन पर्सन से भी इनडायरेक्टली बोर हो जा रहे हो। अनटिल अनलेस अगर आप एनालिटिक्स में जाओगे तो आपको स्पाइक्स दिखते हैं, और आपको वो भी दिखते हैं नीचे कि कौन से एरिया पे स्पाइक आया जहाँ पे आपकी ऑडियंस रिटेन हो रही है, और किस एरिया के बाद आपकी बातें ऑडियंस को बोर कर रही हैं। तो आप चेक करोगे तो बहुत जल्दी जल्दी स्पाइक आते हैं। और रिटेन के लिए क्यों रील्स बन गई, या क्यों बार बार हम ऐसे क्वेश्चंस लेके आते हैं, तो रिटेंशन तो वहाँ पे भी कम है। हाँ, बट जो आपने बोला कि लोग उस कॉन्वर्सेशन का हिस्सा बन रहे हैं, बिकॉज अगेन दिस इज अ पार्ट ऑफ लोनलीनेस ओनली। इसका तो बाय डिफॉल्ट कोई सॉल्यूशन नहीं है अनटिल अनलेस आपके पास आसपास एक ओपननेस टू टॉक हो। और इस पे थोड़ा सा म्यूचुअली पूरी सोसाइटी को ईगो लेवल, एटीट्यूड लेवल वो कम करना पड़ेगा, थोड़ा सा काम रहना पड़ेगा। और मैं तो बोलता हूँ अगर एक पॉजिटिव सेल्फ टॉक आ जाए, क्योंकि देखो अगेन मेरा एक कंसेप्ट है, इस लाइन को बहुत अंडरलाइन करना, डिपेंडेंसी क्रिएट्स पावर। सो वेन एवर यू डिपेंडेंट ऑन एनी वन, इट विल गिव पावर टू दैट पर्सन टू प्ले विथ योर इमोशंस। अब मैं बताता हूँ इसमें होता क्या है। लेट्स से फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं आपकी एज की लव लाइफ के। अगर आपको रोज उस पर्टिकुलर पर्सन से बात करनी है और एक दिन उसने बात नहीं करी, फील लाइक दिस, बात नहीं हुई, बात नहीं हुई, सुबह से लेकर शाम तक का दिन ऑसम गुड, बट रात को उससे बात नहीं हुई। अगर 3 दिन बात नहीं हो, आप पागल हो जाते। गेटिंग इट? नाउ आपकी डिपेंडेंसी बन गई है टू शेयर एवरीथिंग विद दैट पर्सन। अब जब एक बार आप उस फेज से निकलते हो, आपको प्रॉब्लम होती है, अब तो किसी पे ऐसे डिपेंडेंट नहीं होंगे। तो आपके दूसरे क्वेश्चन का आंसर, आप मोबाइल पे डिपेंडेंट हो जाते हो कि एटलीस्ट दिस इज इन माई हैंड। तो अगेन आप उसी एक प्रॉब्लम से निकले, दूसरे प्रॉब्लम में फंस गए। तो डिपेंडेंसी क्रिएट्स पावर इट एनी फॉर्म, इन एनी फॉर्म। ये नहीं बोल रहा हूँ सिर्फ लव के फॉर्म में। आप किसी भी पर्सन से ऑब्सेस्ड हो तो डिपेंडेंसी आप उसको दे रहे हो, राइट, और उसको पावर दे रहे हो टू प्ले विथ योर इमोशंस। जिस दिन वो बात करेगा वेरी गुड, जिस दिन वो बात नहीं करेगा वेरी बैड। तो हैव अ सेल्फ जर्नी। जब ये मैं इसको बोलूँ कि मैं ब्लेस्ड था कि कहते हैं कर्स था, कि मैं हमेशा से सेल्फ टॉक में रहा हूँ विथ माई चाइल्ड। तो एक लेवल के बाद मैं समझ में आ गया, कोई है तो अच्छा, कोई नहीं है तो और अच्छा। मैं अपने मज़े में मज़े रहता हूँ। मुझे कहीं जाना होता है, मैं फ्रेंड्स को पूछता हूँ, आई विल गो विथ देम, आई विल गो विथ माई फैमिली। कोई नहीं है, आई कैन गो अलोन। एट दिस स्टेज मैं लास्ट मंथ कहते हैं मनाली की सोलो ट्रिप करके आया। आई हैव एंजॉयड, आई हैव फाउंड अगेन न्यू वर्जन ऑफ माई सेल्फ। तो ये सोलो ट्रिप भी इसलिए बढ़ रही है। लेकिन एक और प्रॉब्लम है सोलो ट्रिप के साथ, कि सोलो ट्रिप में भी आप कोई कंपेनियन ढूंढ रहे हो फिर से, कि मैं अकेला आया हूँ, चलो मैं सबसे बात कर लेता हूँ, इट्स गुड, बट मैं अकेला आया हूँ, खुद को जानने आया हूँ।
तो अगर आपको खुद को अच्छे से जानना चाहते हो, और सेकंड है आप कितने स्पिरिचुअल हो, क्योंकि अगर आप कोई कनेक्ट बना पा रहे हो, बिकॉज एनर्जी तो है, अगर आप ऑलमाइटी से कनेक्ट बना पा रहे हो किसी भी एंगल पे, किसी भी टेंजेंट पे, तो विश्वास मानो आपकी डिपेंडेंसी बहुत लोगों पे खत्म हो जाती है। राइट। और जब वो डिपेंडेंसी खत्म हो जाती है, अगेन यू आर अनस्टॉपेबल, यू आर फियरलेस, यू आर फ्यूरियस, नो वन कैन हर्ट यू, क्योंकि आपने डिपेंडेंसी रखी नहीं। तो ये एक कॉमन मैसेज है कि ट्राई करके डिपेंडेंसी किसी भी चीज़ पे थोड़ी सी कम रखो, इवन टू पोजीशन ऑल्सो। कभी कभी क्या होता है, आपकी एक पोजीशन होती है, आप ऑफिस में एक अच्छी पोस्ट पे हो, उस पोस्ट पे तो डिपेंडेंसी की वो पोस्ट ही आपको खुश दे रही है, तू है तो ठीक, तू नहीं है तो भी ठीक। तो वो जो कंसेप्ट होता है ना पुराने ज़माने में फ़कीरी का, मैं नहीं बोल रहा हूँ पैसा मत कमाओ, लेकिन दिल से फ़कीर रहो, वो बहुत मज़ेदार होता है। अच्छा, एक्चुअली लाइफ एंजॉयमेंट क्या है कि आपके बैंक अकाउंट में कितने पैसे हैं, लाइट से आप कुछ अर्न करोगे, आपके पेरेंट्स ने कुछ करोड़ ऑफ रुपीज़ अर्न करके रखे हैं, अल्टीमेटली छोड़ के आपके जाने वाले हैं, क्या वो पूरा कंज्यूम कर पाए? क्या कंज्यूम तो सिर्फ ये वक्त किया है जितने जीवन के लिए आप आए हो, और वो मज़े में कर लिया, वो ज़रूरी नहीं आप माउंट एवरेस्ट तक पहुँचे, वो आपने हर दिन अपनी मस्ती में गुजार लिया, तो फ़कीरी में अमीरी है। सर बहुत सारे बच्चे ना एनजाइटी से गो थ्रू करते हैं, मतलब बीट इवन टॉपर्स कि उनके 90 से नीचे आ गए तो क्या होगा, या उन्होंने टॉप किया था लास्ट टाइम अभी सेकंड रैंक आ गई तो क्या होगा। और एनजाइटी इज़ नॉट सिर्फ उनके लिए जिनके रैंक थोड़ी कम आती है, जो पढ़ाई इतने अच्छे से नहीं कर पाते, मतलब हर तरह के बच्चे को एनजाइटी होती है। तो फिर उससे कैसे डील किया जाए? देखो, एनजाइटी टू बी वेरी फ्रैंक टॉपर्स को उल्टा ज़्यादा होती, बिकॉज उनके लिए जो टारगेट होते हैं वो बड़े होते हैं, और एक थोड़े से बैक बेंचर्स को होती है वो क्रक्स जो थोड़ा पास ही नहीं हो पा रहा, तो उनको वो टेंशन होता है। तो ये तो बहुत कॉमन इशू है एनजाइटी। सबसे पहले तो जब तक वो आप 3 इडियट का गेम लिखोगे, अगर आपने लाइफ को कंपटीशन बना के रखा है तो वहाँ पर आप लाइफ जी नहीं पा रहे हो, गेटिंग इट। आप खुद के टारगेट बना के रखो, दूसरों से कंपटीशन जितनी कंपेटिवली कम करोगे, और आपका सबसे बड़ा फोकस होना चाहिए ऑन योर सेल्फ। मेरा माइंडसेट कैसा है, एम आई कूल, एम आई काम। अगर आप इसके साथ धीरे धीरे ग्रोथ भी लेके आते हो तो वो सक्सेस है। आपके 12th के 90 कॉर्पोरेट भी नहीं मानती सक्सेस है। इवन अगर बहुत सारे कॉर्पोरेट प्लेसमेंट में जब हम बच्चों का प्लेसमेंट कराते हैं जिसके थ्रू आउट 90 होते हैं, तो उस पर तो बड़ा स्टार बनता है कॉर्पोरेट का कि इसको शायद लें कि ना लें, क्योंकि ये 90 लाने के चक्कर में क्या सोशल लाइफ तो नहीं भूल गया। सोशल लाइफ का मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ सिर्फ हैंग आउट करो, आपका दूसरे फील्ड्स में भी एक अच्छा कहते हैं ऑरा होना चाहिए। और सबसे अच्छी बात है आप कैसे चीज़ों को परसीव करते हो। तो इस एंजाइटी को दूर करने के लिए तो टू बी वेरी फ्रैंक अगेन कुछ अच्छी हॉबीज़ होनी चाहिए, कुछ ऐसा अगर मैं बोलूँ तो स्टडी, और मतलब अगर स्टूडेंट लाइफ की बात करें तो स्टडी और लाइफ के बीच में एक प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए, फैमिली टाइम होना चाहिए, सही मेंटर होना चाहिए, कुछ अच्छी सी अगर मैं बात करूं तो नेचुरल हॉबीज़ होनी चाहिए। आप ट्रैकिंग करो, थोड़ा बहुत माउंटेनिंग करो, आप हैव अ गुड वॉक, ठीक है। तो इन सब चीज़ों चलोगे कहीं ना कहीं, ये अल्टीमेटली एम तो यही है कि अपने माइंड को ये समझाना कि वेर एवर यू आर एट योर बेस्ट, ठीक है ना। आपको किसी और को हराने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे जो मैं वाला कंसेप्ट है, मैं अहम वाला कंसेप्ट, आप उसको कम करते जाओगे, आपकी एंजाइटी दूर होती जाएगी। तो ट्राई करके बी लाइक अ फीदर, अगेन उड़ो हवा में मज़े से। आप अपनी इवन मैं तो बोलता हूँ आप अपने, मेरे को एक वो रेस मूवी का डायलॉग अच्छा आता है कि मैं अपनी हार को भी इंजॉय करता हूँ। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ हार को आप एंजॉय, देख मैं फेल हो गया ऐसा नहीं एंजॉय करना है कि मेरे सेकंड रैंक है, लेकिन आप अपनी हार को एंजॉय ऐसे करो, ठीक है यार, दिस ऑल्सो पार्ट, वाई शुड ऑल बी ऑन द टॉप। आपके पर्सपेक्टिव है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी फर्स्ट रैंक के बाद सेकंड रैंक आती तो मुझे टॉप करते करते बहुत स्टीरियोटाइप हो गया था, फ्रेंड से दूर हो रहा था, अच्छा वो सेकंड रैंक आ गई। अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो इसका मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप सेकंड रैंक पे आओ, बट पर्सपेक्टिव है। अगर आपने फेलियर्स को पॉजिटिव नोट लेके एंजॉय करना सीख जाओ और वैसी लाइफ बना लो। और एक जो एक कॉमन डायलॉग है हमारे घर का कि वॉट एवर हैपन विल हैपन फॉर द बेस्ट, और डू द बेस्ट लीव द रेस्ट। तो अगर इस पे है ना, तो इवन मतलब थोड़ा स्पिरिचुअल फैमिली से हूँ तो एक कॉमन कंसेप्ट है, इसको कोई लिख ले, होए वही जो राम रची राखा। तो जो राम जी ने रच के रखा है वो होगा। आपको अपने यहाँ मेहनत करनी है, अपना कर्तव्य करना है, और उसके बाद जो आ रहा है, मान लो ये भी था
जैसे मेरा कभी एक्सीडेंट होता है कुछ भी, और या कोई भी प्रॉब्लम आई घर में, कोई फाइनेंशियल लॉस या कोई बड़ा, पापा का जो माइंडसेट होता है, ये तो बहुत छोटे में बचा लिया भगवान ने, हो सकता था सीधे तू हॉस्पिटल में पड़ जाता। गाड़ी का ही एक्सीडेंट हुआ ना, फॉर एग्जाम्पल, गाड़ी को ही लगी ना, तेको तो नहीं लगी ना, इट्स ओके। समझो कोई और बड़ी प्रॉब्लम आई, भगवान ने इतने छोटे में बचा लिया, इतना हो सकता है। तो अगर आप उस वर्स्ट की इमेजिन करके जो है उसको सुख मानने लग जाओगे, लाइफ विल गो चिल। तो वो जो चिलनेस है वो तो आपको अपना माइंडसेट बना के रखना पड़ेगा। कर्म पूरा करना है, मेहनत पूरी करनी है, फोकस पूरा करना है। एंड में थोड़ा बहुत कृष्ण भगवान ने यही बोला, तू फल मेरे हाथ में छोड़ दे। तो वो जो फल आपसे, जो फल का मोह नहीं छूट रहा है, वो आपके लाइफ में सारे संघर्षों का कारण है। तो फल छोड़ दो भगवान के हाथ में, जो होगा राम रची राखा, खुश रहो उसमें कि ये भी अच्छा ही हुआ, ये भी अच्छा हुआ। बिकॉज यू नेवर नो कि लाइफ में कभी कभी भगवान आपको किसी जगह पे फेल करके खड़ा करता है कि वहाँ पे एक पूरा एरोप्लेन आने वाला है आपको बड़ी फ्लाइट देने के लिए। तो बहुत बार वो फेलियर बड़े काम के होते हैं। बहुत सारे लोग अगर फेल नहीं होते तो बड़े बड़े स्टार्टअप खोल नहीं पाते। गेटिंग इट? और ऐसे बहुत सारे लाइफ के एग्जाम्पल्स हैं। गेटिंग इट? मेरा एक फ्रेंड है, वो 11th में फेल हो गया, 11th में फेल हो गया था, हमारे साथ जूनियर बन के आया, उसको पूरी क्लास ह्यूमिलेट करती थी, सब करती थी। आज वो अपने सारे स्टेटस अपनी वाइफ के साथ डालता है, और वो वाइफ हमारी क्लासमेट थी। अगर वो फेल नहीं होता दोनों मिलते ही नहीं। तो वो फेल होना बहुत ज़रूरी था। 1 साल फेल होके उसको उसकी सोल पार्टनर मिल गई जिसके साथ वो बहुत एंजॉय कर रहा है, हैविंग द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज लाइफ। तो फेलियर इज गुड। तो आप सोचो यहाँ पे मैं रुका हुआ हूँ किसी बड़े टर्निंग पॉइंट के लिए। तो वो चीज़ अगर आप ऐसे माइंड से चलोगे तो पॉजिटिव और आगे बढ़ते रहोगे। बहुत सारे बच्चे ना मार्क्स, रैंक्स और इन सब से बहुत ज़्यादा ऑब्सेस हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि मेरे लाइफ की सक्सेस ही वही है। तो लाइफ की सक्सेस एक्चुअल में है क्या? पहले तो यहाँ पे थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूँगा, ये सिर्फ ना 10-20% बच्चे बचे जो मार्क्स के लिए ऑब्सेस्ड हो रहे हैं। वो टॉपर्स वाला क्राउड, वो भी वो वाले टॉपर जिनके पेरेंट्स का भी प्रेशर है या कहीं और से वो प्रेशर बना रहे हैं। वरना अब लाइफ में बिकॉज ऑफ द न्यू स्टार्टअप जनरेशन, IT जनरेशन, गेमिंग जनरेशन, तो ये जनरेशन आ रही है, उनको ये बात पता है कि मार्क्स आर नॉट ओनली द थिंग्स। तो पहले तो ये बात बच्चों को समझ में आ चुकी है। लाइफ में रियल सक्सेस क्या है ये जानना है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे फिर बच्चे क्या मान रहे हैं, रियल सक्सेस मतलब हाउ मच यू हैव अर्न, फाइनेंशियली आप कितने अच्छे। अगेन मैंने बताया, रियल सक्सेस इज कि आपने जितने भी मोमेंट्स बनाए हैं, बिताए हैं, वो कैसे बिताए हैं आपकी खुद की नज़र में। आप कितने यहाँ से काम और कूल और कंपोज्ड हो, आप कितने इंडिपेंडेंट हो। गेटिंग इट? लाइक इफ देयर इज समवन इज गेटिंग अ जॉब ऑफ 3 और 5 lakhs और किसी कंपनी के अंदर से फंसा हुआ बैठा हुआ है, ही इज नॉट हैप्पी। आप बोल सकते हो उसके पास लैम्बोर्गिनी सब कुछ है, बट उसका कभी लाइफस्टाइल जाके देखो। अपार्ट फ्रॉम सैटरडे संडेज, वो पोस्ट डाल रहा है सैटरडे संडे जहाँ पे घूमने जा रहा है, बाकी 5 दिन। मेरा एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है लाइफ के अंदर, एक बात ध्यान रखना, ये मैं बहुत कॉमनली बताता हूँ। आपके पास एवरी डे के 24 आवर्स होते हैं प्रैक्टिकली, और आउट ऑफ दैट 8 to 9 आवर्स की स्लिप होती है। तो 16 आवर्स इज द लाइफ यू हैव। उसमें से 8 to 9 आवर्स आपका वर्क रहता है। मतलब 8 घंटे तो आप सो गए, तो 16 घंटे आपका जीने के बचे, और उसमें से 8 से 9 घंटे आप कोई भी वर्क करोगे, वेदर आप CA बनोगे, आप MBA करोगे, आप इंजीनियर बनोगे। अगर वो 8 घंटे, और ये दिस इज नॉट हाफ ऑफ योर डे, दिस इज माइट बी हाफ ऑफ योर लाइफ। ऐसा तो नहीं आप आज वर्क करोगे कल नहीं करोगे, एवरीवन इज वर्किंग टिल एट द एज ऑफ 50-60। तो अगर आप अपनी हाफ ऑफ योर लाइफ में खुश हो, जो वर्क कर रहे हो वो मज़ा दे रहा है, सक्सेस भी दे रहा है, अचीवमेंट भी दे रहा है, और कामली आपको बिना बहुत ज़्यादा प्रेशर, थोड़ा प्रेशर तो आएगा काम का, लेकिन थोड़ा बिना प्रेशर दिए एक सूदन लाइफ दे रहा है, तो यू आर द मोस्ट हैप्पीएस्ट, मोस्ट सक्सेसफुल पर्सन इन द वर्ल्ड। अब प्रॉब्लम ये है कि वो 3 लाख रुपए पर मंथ का जॉब या 5 लाख रुपीज़ पर मंथ का जॉब 5 दिन तो आपको हैरेस कर रहा है और 2 दिन की फ्रीडम दे रहा है, तो आपने अपनी लाइफ तो खराब कर दी। फिर भले आपके पास बैंक अकाउंट में कितने पैसे हों कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप किस गाड़ी में घूम रहे हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप यहाँ से टर्मोइल में ही हो, यहाँ से आप रेस में ही हो। तो जीवन जीना है तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप गोल्स टारगेट मत रखो, सब रखो, लेकिन स्टे काम, स्टे कूल, स्टे कंपोस्ट, अबव ऑल स्टे एथिकल। आप किसी का बुरा करने की मत सोचो। आपका मन अगर साफ रहेगा ना तो वो एनर्जी आज नहीं तो कल आपको सराउंड करेगी। ये सक्सेस है कि मैंने किसी के साथ बुरा नहीं किया,
अच्छा किसी ने क्या बुरा किया, आपको लगता है बुरा हुआ, ठीक है, वो तो ऐसे भी मेरे किसी प्रारब्ध का फल था। पर्सपेक्टिव चेंज करने से माइंडसेट बहुत चेंज हो जाता है। सर आपके हिसाब से एक स्टूडेंट में क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए एज एन इंडिविजुअल, नॉट एज अ स्टूडेंट बट एज एन इंडिविजुअल जिसको आगे ज़िंदगी जीनी है, कैरेक्टर वाइज? फर्स्ट ऑफ ऑल क्लैरिटी, जो कि 80% में नहीं है, 20% में है, और जिनको मैं देखता हूँ तो मैं बड़ा खुश हो जाता हूँ, बहुत दिल से खुश लगता हूँ कि इज़ क्लियर कि इसको क्या करना है। ये बहुत ईजी, आसानी से नहीं आती है, बट क्लैरिटी होनी चाहिए। सेकंड, सेल्फ कॉन्फिडेंट, सेल्फ ट्रस्ट। थर्ड, इन सब के साथ एक चीज़ उनकी इन सब चीज़ों को ख़त्म कर देती है, अगर उनमें ईगो आ जाता है तो। अगर इसके साथ कोई इंसान हम्बल है तो उसकी हम्बलनेस उसको बिजनेस में भी आगे बढ़ाएगी, जॉब करेगा जॉब में आगे बढ़ाएगी। वो हम्बल अगर है लोगों के साथ तो वो अपने साथ भी हम्बल है, तो वो अपने आप को बहुत चीज़ों से लाइक डिप्रेशन एंड एनी अदर थिंग्स बचा के रखेगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नेवर डाई एटीट्यूड, मतलब कंसिस्टेंट काइजन, कि करना है करेंगे, करना है करेंगे। तो जिनके अंदर ये वैल्यूज़ हैं, अच्छा ये मैं समझिएगा बच्चों में नहीं है, देयर आर लॉट मनी स्टूडेंट्स जो हम्बल है, काम है, पॉजिटिव है, क्लियर है, कॉन्फिडेंट है। ये अगर आप 4-5 क्वालिटीज़ कहीं देख लो तब उस पर्सन पे बैट कर सकते हो। सो जब मैं किसी स्टार्टअप में भी कभी इन्वेस्ट करता हूँ स्टूडेंट के, अगर ये चीज़ क्लियर है कि ही नोज़ व्हाट ही वांट, अच्छा जानना और समझना दोनों अलग बात है। कुछ कुछ लोग कैसे ये रहते हैं कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही है, तो मैं इस चीज़ को कर रहा हूँ मेरे हिसाब से ये सही है, दो बातों अलग है। तो हमेशा वो हम्बलनेस होनी चाहिए, हम्बलनेस टू करेक्ट योरसेल्फ। अगर ये चीज़ें हैं सो यू विल बी ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। सर बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो जिनका टॉप कॉलेजेस में नहीं होता क्योंकि उनके कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, और मतलब हज़ारों बच्चे होते हैं उनमें से 100-200 का हुआ फॉर एग्जांपल, तो जिन्होंने इतनी मेहनत करी उनका तो फेलियर ही हुआ ना। तो वो उस चीज़ से कैसे डील करे, क्योंकि बहुत सारे लोग एक्चुअल में इस चीज़ को फेलियर समझते हैं कि ओ हमारा इस कॉलेज में नहीं हुआ मतलब वी आर डेड। कॉलेज में नहीं होना तो ये तो फेलियर का कोई साइन ही नहीं है। और मुझे लगता है कि जो एजुकेटेड स्टूडेंट्स हैं जिनका एक प्रॉपर एजुकेशन है वो तो इसको फेलियर नहीं समझते, बट हाँ एक बड़ा तबका है जो उस कॉलेज की एंट्रेंस को या उस प्रोफेशन की एंट्रेंस को ही अपनी लाइफ मान लेता है। तो इट इज़ नॉट अ फेलियर, क्योंकि लाइफ इज़ क्वाइट बिग फर्स्ट ऑफ ऑल। आजकल के जिस न्यू एरा में आप जी रहे हो तो उसमें तो आपको पता है कि कॉलेज में नहीं होना, उसकी जगह एक यूट्यूबर भी उतना अर्न कर लेता है, कोई अपनी खुद की केक की बेकरी खोलती है कोई मेरी स्टूडेंट तो वो उतना अर्न कर लेती है। तो सक्सेस के मायने ये तो है ही नहीं किसी कॉलेज में नहीं होना। हाँ वो दर्द इसलिए है क्योंकि आपने उसे बहुत कहते हैं फोकस किया था, एफर्ट्स लगाए थे, आपको नहीं मिल पाया। आप उस चीज़ को एक दिन के लिए अपने दिमाग में रख सकते हो, उसके बाद लाइफ में इतनी नई चीज़ें अनलॉक करने के लिए हैं। आप अगर उन सब चीज़ों पर फोकस करो, अगेन एक ही कंसेप्ट है, बी लाइक अ फीदर। अगर आपको पता है अपनी मर्जी से कहाँ अपने सफ़र के हम हैं, रुख हवाओं का जिधर का है उधर के हम हैं, तो आप, मैं नहीं बोल रहा हूँ, मतलब आप इस चीज़ को मान के चलो, हर चीज़ जो आपने सोची है वो थोड़ी होगी, जो होगी वो आपकी सोचने समझने से ज़्यादा अच्छी होगी। अगर इस बात को मान के चलते हो तो आप अपने हर मोड को कहीं ना कहीं, पूरी बुक है कनेक्टिंग द डॉट्स, तो आप उन डॉट्स को कनेक्ट करके देखो। जैसे आज आप और मैं मिले, इसका डॉट आज से 2 साल पहले कभी आपका मेरा एक कनेक्शन बॉन्ड बना था, किस कारण से, वो वहां से कनेक्ट होके शायद इस पॉडकास्ट को किसी 5th पर्सन तक पहुंचना था, इसीलिए वो मिलना जरूरी था। मतलब ना तो इस पॉडकास्ट का महत्व है ना तो उस मिलने का, किसी 3rd पर्सन को इस चीज से कोई बेनिफिट होने वाला है जो इनडायरेक्टली उसके मोबाइल में पॉपअप करेगी। अगर आप इतना समझ सकते हो तो फिर आपकी लाइफ मजेदार है। सर स्टूडेंट्स के ये क्वेश्चन होते हैं कि पैशन, मनी और स्टेबिलिटी में से हम किसको प्रायोरिटाइज करें, क्योंकि अगर हम अपना पैशन फॉलो करते हैं तो उसमें पैसा नहीं मिलता स्टार्टिंग में, और उसके बाद स्टेबिलिटी नहीं होती। कुछ लोगों के पैशन इस तरीके के होते हैं, और अगर वो सिर्फ पैसे पे फोकस करें और उनका फॉर एग्जांपल फैमिली बिजनेस ऑलरेडी सेटअप है पर उसमें से उनका पैशन नहीं है, उनको इतनी खुशी नहीं मिलती, तो वो क्या प्रायोरिटाइज करें? इसका एक बहुत डिटेल्ड आंसर मैंने दे के रखा हुआ है जहाँ पे ये चीज़ें, वो एक मिनट वो बुक पढ़िए सामने अगर आप उठा पाएँ तो, हाँ यही आंसर है उसका।
तो ये इन चीज़ों के ऊपर ही बनी हुई है। तो इसके पीछे अगर आप ये देखोगे तो ये कंसेप्ट है इकिगाई का, ठीक है ना। तो अस इकिगाई के कंसेप्ट पे आप बात करेंगे तो इसमें 4 क्वेश्चंस के आंसर हैं। जो सर्कल है इस पर एक पूरा डिटेल वीडियो बना हुआ है। सो फॉलो इकिगाई, मतलब इसका आंसर मुझसे ज़्यादा सुनने से अच्छा कि जहाँ पे आपका पैशन प्लस व्हाट वर्ल्ड नीड्स, क्योंकि आपका पैशन है कुछ भी करना होगा, उसके चीज़ के पैसे नहीं मिल रहे हैं तो आप पैशन तो फॉलो करोगे लेकिन पैसा नहीं आएगा आपके पास, ठीक है ना। अच्छा, तीसरा है स्किल्स, व्हाट यू आर गुड एट। मेरा पैशन है क्रिकेट खेलना बट आई एम नॉट गुड एट, तो अल्टीमेटली मैं उसको प्रोफेशन बना ही नहीं पाऊंगा। तो व्हाट यू आर गुड एट पहला क्वेश्चन, स्किल, ठीक है ना। व्हाट द वर्ल्ड नीड, जिसके लिए पैसा मिलेगा, सेकंड। थर्ड, व्हाट इज योर पैशन। जब इन सब के इंटरसेक्शंस होते हैं तो सबके कॉमन इंटरसेक्शन को इकिगाई बोलते हैं। इस पर मैंने एक बहुत डिटेल वीडियो बना के रखा है कि कंसेप्ट ऑफ इकिगाई फॉलो करो। पैशन, प्रोफेशन, व्हाट वर्ल्ड नीड्स एंड व्हाट यू आर गुड एट, तो ये सब चीज़ें मिलके इकिगाई आती है एंड दैट इज द सक्सेस ऑफ लाइफ। सर हम शो के एंड तक पहुंच चुके हैं। थैंक यू सो मच, आप आए, आपने अपना टाइम निकाला और मैंने आपको कॉल किया जैसे कि सर मैं ऐसा ऐसा करना चाहती हूँ। जिनको नहीं पता कि सर मेरे 12th स्टैंडर्ड में मेरे टीचर रह चुके, मेरे लाइफ लॉन्ग मेंटर तो ये थे ही और आगे भी रहेंगे। ही हैज़ हिज ओन कोचिंग इंस्टीट्यूट गुरुकुल फॉर्च्यूनर्स करके इन इंदौर, और इसकी इन्फॉर्मेशन में मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगी। एंड थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन हमने गेन करी, इंसाइट्स भी गेन करे। सो या थैंक यू सो मच। इट्स ऑलवेज बीइंग सेम ईयर। बहुत अच्छा लगता है अपने बच्चों को आगे बढ़ते हुए देखते हुए, तो दिस इज द सेम फीलिंग है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच ऑडियंस इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, मुझे तो लग रहा है कि अच्छा लगेगा इसी, क्योंकि सर ने इतनी सारी इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट्स के लिए, नॉर्मल जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए और पेरेंट्स के लिए भी शेयर करिए। सो अगर आपको जेन्युइनली ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें डिस्कवर विद गुंजन को।